उसमें आपका बिजनेस रेटिंग करने वाला है, उसमें से एक रेंट तुमने वही को दिया, वो भी रेटिंग ही मान जाएगा। वही को समझे? ओके, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ध्यान से देखो, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। इसका मतलब एक वर्ड हमारे पास क्या निकल क्या है? गुड्स। एक वर्ड निकल क्या है? सर्विसेज। एक वर्ड निकल क्या है? सप्लाई। ठीक है, और जब भी सप्लाई की बात आएगी तो दो वर्ड निकल के आएंगे, एक आएगा बी प्लस एक आएगा एस, बिजनेस प्लस कंसीडर। अल्कोहलिक लिकर के बारे में क्या बताना है? अल्कोहलिक लिकर बताने की कोई चीज है क्या? ओके, बात समझ में आ गई। सप्लाई मैंने कल बहुत प्यार से आपको समझाया था, जिन्होंने क्लास की होगी मैं उम्मीद करता हूं जिंदगी में वो सप्लाई भूलेगा। जिंदगी वो पूरी आपकी जिंदगी बीत जाएगी, वो सप्लाई नहीं भूलेगा, क्योंकि सप्लाई भूलने की चीज ही नहीं। मैंने क्या किया? सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एचटीडी बिल आरईएफ बी प्लस सी होना चाहिए। सेकंड वन में कहा मैंने बी में कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, के आप पढ़ा भैया सबसे बड़ा भैया 7 में कहा आरबीआई की आर फॉर रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट परसेंट, कोई डिस्ट्रिक्ट परसेंट भूलेगा क्या? फिर मैंने कहा परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट आईटी मस्ट टेकन आईडिया आई फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बी फॉर प्रिंसिपल ए फॉर एजेंट एंड 7 वन इंपोर्ट सर्विस को मैंने सारी चीजें मैंने बताई। तो आज आपको नहीं लगता कि अगर मैं सप्लाई के बारे में ज्ञान हो तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, सर्विस क्या होती है, बी प्लस सी कंसीडरेशन क्या होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे, मैं आपको बता देता हूं, बुरा मत मानिएगा, डोंट वरी, मैं कभी कुछ बोलूं तो कभी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं ये बड़े भाई की तरह बोलता हूं, ऐसे सीनियर की तरह बोलता हूं, मेरी बात का समझिएगा। कई लोगों ने सप्लाई, कई लोगों ने जीएसटी की क्लास की है, कई लोगों ने की, कई जहां पे भी की। तो कल आपको सेक्शन 7 जब आपने डील किया होगा तो आपको कल ही पता चल गया होगा कि जीएसटी होता क्या है। रटने का जीएसटी है, जीएसटी क्या है समझने का है, पूरा समझो, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नंबर 2, कभी भी कोई भी बंदा जीएसटी पढ़ता है तो खाली बिजनेस ये जान के चलता है कि बिजनेस है और पूरा कंसीडरेशन। कभी आपने दिमाग ही नहीं लगाते हो कि बी का कांसेप्ट क्या है, सी का कांसेप्ट क्या है, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं। अच्छा, मैंने प्रिंसिपल नहीं डिस्कस किया, ठीक है? जब मैं सप्लाई स्टार्ट करूंगा 3 लेक्चर के बाद तो वहां पे करूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या है। देखिए, कभी ये नहीं, अच्छा तुमने मटेरियल को देखा सर, मटेरियल की ब्यूटी को देखा। ये आप पेंसिल लीजिएगा, ठीक है? पेंसिल पेंसिल लेके जब आप ये पेन से मत लिखिएगा ना, पेन से मत लिखिएगा, पेंसिल लीजिएगा, पेंसिल। सेक्शन 1 नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 अपने दिमाग में रखिए, सेक्शन 2 डेफिनेशन, 3 to 6 एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 7 एचटीडी बिल आरईएफ प्लस सी, 7 इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली सी, 7 आरबीआई की ओनली की, 7 गुड्स एंड सर्विसेज, 2 नेगेटिव लिस्ट, 2 सम नेगेटिव लिस्ट, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई का कंपोजिट सप्लाई, सेक्शन 9 में चार्जेबिलिटी, सेक्शन 9 में फॉरवर्ड चार्ज, 9 2 में रिवर्स चार्ज, 9 2 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में आरसीएम। कहाँ किया था पढ़ना आपने? ये सर मैंने पहले किया था, मैं कंटिन्यू जीएसटी बस थ्योरी ही समझा था, कुछ नहीं समझ आता था। इससे 6 अक्टूबर का ही वेट कर रहे थे। थैंक यू, मेरा वेट कर रहे थे, मेरी किस्मत की बात है। सर इफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स मिलना इज कस्टम, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जीएसटी नहीं है, याद रखना बेटा। देखना इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम एक्ट 1975 1962 1965 कभी भी देखना, उसको याद रखना, ठीक है? 94 में क्या है आरसीएम, 95 में क्या ओला उबर एमटी, ऐसे याद रखते हैं ओला उबर एमटी। इससे क्या होगा मेरा दोस्त, इससे क्या होगा कि पेंसिल से लिखोगे, आप अपने हाथ से सेक्शन को लिखोगे। मैंने इसीलिए इसको ऐसा बनाया, ये सेटिंग है आपके लिए। आप पेंसिल से लिखना, एक दिन लिखना, फिर 5 दिन बाद उसको डिलीट कर देना, फिर 5 दिन बाद लिखना। इससे क्या होगा, सेक्शन खून में चले जाएंगे। आप ध्यान से देखो, देखो पूरा मैंने सेक्शन डील कर दिया, सारा का सारा इंडेक्स, ये इंडेक्स आपने बनाया। पहली बार होगा इंडिया की हिस्ट्री में एजुकेशन मटेरियल में जब इंडेक्स आपको खुद बनाना, मैंने नहीं बनाया, ठीक है? बुक नहीं है बेटा, मैंने बुक का लिंक कर भी दे दिया था, दिया था ना कल। अभिषेक सर सेक्शन 7 बने हैं, 7 बने, 7 1 एक कुछ नहीं, 7 बने तो हवलदार बेटा। अभिषेक 7 बने हवलदार, हवलदार के पास पहुंचे सर, वेंटिंग स्ट्रीट कहां पे? ये वेंटिंग स्ट्रीट है, हवलदार नहीं कहां है? इधर जाओ। तो 7 बने यही बोलेगा, सप्लाई का नाम दिया रहेगा, सप्लाई का नाम दिया रहेगा, सप्लाई का नाम दिया रहेगा, और वो बोलेगा कि भैया ये गुड्स है, ये सर्विस, और कुछ नहीं। 7 3 का नेगेटिव लिस्ट है, वो गवर्नमेंट वाली नेगेटिव लिस्ट है, 7 2 वाली नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है दोस्त? ओके, तो इंडेक्स समझ में आया? प्रिंट का वेबसाइट बता देना, www.print वेबसाइट बता देना, ठीक है? प्रिंट क्या है, ये लो, मैं इसको मैं प्रिंट तो नहीं कर सकता हूं इस मैसेज को। printster.in मिल गया बेटा? आज मिल जाएगा, आज रात तक मिल जाएगा बेटा। एक ही चीज को बार-बार बोलते अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? ये हो गया आपका इंडेक्स। अब देखो इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स अभी मत देना, ए हर्षा कोई भी प्रिंट में मत देना, 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। 500 रुपए के ऊपर उनसे फ्री डिलीवरी होती है, अभी प्रिंट में मत देना, एक साथ देना। आज मैं डीटी का दे दूंगा, दोनों साथ में दोगे तो आपकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी 150 रुपए। प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ना? थोड़ा सा या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, थोड़ा सा तो बुद्धि लगाओ। आज मैं दे दूंगा, आई विल ट्राई टू गिव बिफोर 12 एएम, बिफोर 12 एएम, 12 सवा 12 साढ़े 12 रात के पहले मैं आपको दे दूंगा। देखो नेक्स्ट, ये हो गई बात इंडेक्स। अब इंडेक्स हो गया, वहां से अब इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की ये सारी चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत पढ़ाया, अब मजा नहीं आता मुझे। उसके लिए आप क्या करना, मैंने एक दिया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैंने क्या किया, डेफिनेशन मैंने लेक्चर वाले टाइम में डाल दिया, किताब डाल दी पूरी, ठीक है? और अगर टेलीग्राम में देखो उसमें किताब भी दी, ये डेफिनेशन। जब डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो डेफिनेशन में कैसे है बेटा, सब सीक्वेंस में ए बी सी डी ऐसे मैंने बनाया, ए का सारा, बी का सारा, सी का सारा, डी का सारा, ऐसा नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अचानक पढ़ना है कंसीडरेशन, तो सी बोलो, आपको मिल जाएगा सारा सी के बारे में, ठीक है? अभी देखो यूट्यूब में जो देखिए वो कम देखिए, अभी बहुत कुछ होने बाकी है। तो देखिए पढ़ा तो लेने भैया मुझे थोड़ा देर, कितने क्वेश्चन है तुम लोगों के पास जिंदगी में?
डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिना डेफिनेशन के पेज नंबर 32 सेक्शन 32 सेक्शन है पगली जसकर बोलता सेक्शन 2 कितना हमारे बेटा पूरा जीएसटी सेक्शन 2 पे डिपेंडेंट है पूरा जीएसटी सेक्शन 2 पे। और सबसे अच्छी बात जानते हो सेक्शन 2 कोई नहीं पढ़ाता मतलब सबसे बड़ी बात ये बात है सेक्शन 2 कोई नहीं पाता है। सेक्शन 2 वो बस जा टॉपिक तो उस पे इंक्लूड कर दिया। अरे भाई सेक्शन 2 में तुम जीएसटी कैसे करोगे, कोई जरूरत नहीं चलो। अच्छा देखो, बिजनेस किसी भी सप्लाई को, किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई का दर्जा तब दिया जाएगा जब बिजनेस और कंसिडरेशन होगा। अगर कोई पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हो तब तो सप्लाई नहीं है ना, वो तो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। घर का मेरा एसी है, घर में मेरे फ्रिज है, घर में मेरा अलमीरा है, मैंने वो दे दिया, बेच दिया, वो तो सप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि कमर्शियल नेचर का ही, वो तो पर्सनल नेचर का, पर्सनल नेचर में जीएसटी नहीं लगता है, केवल कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे। तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में जानते हो, बोले सर बिजनेस क्या है? आज तुम्हें बिजनेस के बारे में सिखाता हूं, हिल जाओगे, दिमाग हिल जाएगा, ध्यान रखना। और बिना इसके सप्लाई नहीं सीख सकोगे, जीएसटी नहीं सीख सकोगे। बिजनेस मींस एनी ट्रेड, बचपन में सीखा था सब लोगों ने ट्रेड। जब ये वर्ड ट्रेड आता है ना, ट्रेड का मतलब बड़ी छोटी सी चीज होती है, आदान प्रदान, आदान प्रदान। फिर आता है कॉमर्स, चीज वही है, ट्रेड का ही बड़ा भाई है क्या कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, उसका बड़ा भाई बड़े रूप में जब लिया जाए। हाँ, मैन्युफैक्चर, ये पहली बार तुमने सुना होगा, ये पहली बार आपने ये वर्ड सुना होगा, इससे मैं इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब कोई ना बताए तो दुनिया में इसका मतलब पहले ज्ञानी से बताएंगे, एनयूसी, गारंटी है। एनयूसी बोले ये कैसे? एन का मतलब होता है चेंज इन द नेम, यू का मतलब होता है चेंज इन द यूज, एंड सी का मतलब होता है चेंज इन द कैरेक्टर। यूज, नेम एंड कैरेक्टर। जब मैं किसी इनपुट को डालूंगा, मैं किसी इनपुट को डालूंगा, मानो मैंने शुगर कैन को इनपुट बनाया, शुगर कैन, उसको मैंने प्रोसेस किया, शुगर कैन को प्रोसेस करने के बाद क्या निकल गया? शुगर। अब आप बताओ, शुगर निकल गया, शुगर का नाम चेंज हो गया, वहां से शुगर कैसे शुगर हो गया? यूज चेंज हो गया, पहले जूस बना के पीते थे, चीनी सब्जी में डाल के खाते हैं, सब्जी में हां गुजराती वाली खाते हैं चीनी, ठीक है। सी कैरेक्टर, कैरेक्टर चेंज हो गया क्योंकि शुगर कैन का जो कंपोनेंट्स था और शुगर का जो कंपोनेंट्स जमीन और आसमान का अंतर होता है। शुगर ज्यादा खाओगे तो शुगर की बीमारी हो जाएगी, शुगर कैन खाओगे तो बीमारी तो नहीं होगी क्योंकि कंपोनेंट चेंज है। इसी को कहते हैं मैन्युफैक्चर। समझ आया? तो बिजनेस का मतलब ट्रेड भी हो सकता है, बिजनेस का मतलब कॉमर्स भी हो सकता है, बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो ट्रेड भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। तो ट्रेड छोटे रूप में, कॉमर्स बड़े रूप में, मैन्युफैक्चर मतलब चेंज इन द नेम, चेंज इन द यूज एंड चेंज इन द कैरेक्टर। प्रोफेशन, आपसे पूछूंगा बेटा आप क्या कर रहे हो, आप बोलोगे सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। अच्छा ये है क्या? बोला प्रोफेशन कर रहे हैं। क्यों है? व्हाई इट इज नोन एज प्रोफेशन? आई डोंट नो सर, प्रोफेशन है। नहीं बेटा, प्रोफेशन ऑलवेज इंडिकेट ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज, ठीक है, विद ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसीलिए तो पार्टिकल करते हैं। डॉक्टर भी जब डॉक्टर बनता है तो उसका 200 घंटे उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो उसमें थ्योरेटिकल प्लस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज और थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल की आती है, और कोई ना कोई बॉडी होती है जो गवर्न करती है प्रोफेशन। वोकेशन, थ्री इडियट्स आपने सबने देखी, हाँ सबने देखी। थ्री इडियट्स में जो महादेवन था, वो महादेवन हीरो जो था आमिर खान के साथ, ठीक है ना, उसमें महादेवन के पिताजी कहते हैं कि बेटा तू इंजीनियर बन। फरहान, फरहान, हाँ फरहान, तो बोलता है इंजीनियर बन। बोला ना मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मेरा फोटोग्राफी करने का शौक है। जब इंसान को ये लगे पंकज कि मेरी जिंदगी, याद रखना, मेरी जिंदगी इसी में बीतेगी, मुझे यही करना अच्छा लगा। कई लोग बोलते हैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गाओ। कई बोलते हैं मुझे डांस करना अच्छा लगता है, गाओ। कई बोलते हैं मुझे मैंने लिखना ये सब है। कई लोग बोलते हैं फोटोग्राफी करना। दिस ऑल थिंग्स आर व्हाट? या वोकेशन है जहां पे आपको लगता है मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पूरी जिंदगी से निकाल सकता हूं इनहेरेंट स्किल, इसको कहते हैं इनहेरेंट स्किल, वोकेशन, वो कहते हैं वोकेशन, ठीक है। एडवेंचर, ये एडवेंचर नहीं है कि ओमियो अभय सुनील आलोक के साथ में पहुंच गया और मैंने कहा सुनो चलो माउंटेन ड्यू पी और पहाड़ से कूद जाओ, ऐसा कोई एडवेंचर यहां नहीं आएगा। यहाँ एडवेंचर का अपना मतलब होता है उस बिजनेस से, उस ट्रेड से, कॉमर्स से, मैन्युफैक्चर से, प्रोफेशन से, वोकेशन से किसी रिस्क टेक को लेना, रिस्क टेकिंग। हर बिजनेस अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को करता है, उसको कहते हैं एडवेंचर। वेजरी, रेस कोर्स में जब जाओगे तो रेस कोर्स में कई सारे घोड़े दौड़ रहे होंगे, आप बोलोगे 500 रुपया लगा दो पीले घोड़े पे नीले घोड़े पे, तो वहां एक सिस्टम होगा, वो आपकी बैटिंग को लेगा और आपकी बैटिंग को स्प्लिट कर देगा, आपको एक स्लिप देगा, वो है वेजरी, जिसे हम कहते हैं टोटली सीटर। टोटली सीटर कौन होता है? और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इन फॉर ए पेक्यूलियर बेनिफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूलियर बेनिफिट, किसी बेनिफिट के लिए, किसी लाभ के लिए किया जाए या किसी लाभ के लिए ना किया जाए, यानी कि प्रॉफिट मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट। पेक्यूलियर का मतलब लाभ होता है, तो सर पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? लाभ, फायदे के लिए, चाहे किसी फायदे के लिए किया जाए नहीं किया जाए। आप कंपनीज एक्ट पढ़ना चालू कर चुके हैं, आपको पता है ना सेक्शन 8 में कंपनीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती ना, क्योंकि बिजनेस तो कर रही है ना, तो बिजनेस डज नॉट मीन ऑलवेज फॉर प्रॉफिट। बचपन में पढ़ते थे वो कहानी, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना, अभी भूल जा, अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ। बचपन में जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा प्रॉफिट मोटिव, यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। बिजनेस डज नॉट मीन प्रॉफिट मोटिव। आप बोलेंगे सर आप तो बोल दिया, हमें याद कैसे रहेगा इतना चीज आपने बताया, ट्रेड कॉमर्स, मैंने तो जो बताया वो ये, आप चिंता क्यों करें? नहीं मीनाक्षी, ये जो बिजनेस की डेफिनेशन है ये डीटी आईडीटी में सेम है मीनाक्षी, ठीक है ना बेटा? तो मीनाक्षी बेटा ये बिजनेस की डेफिनेशन तुमको ये क्या नहीं है, वो बचपन वाली डेफिनेशन में ये जेन्युइन बिजनेस की डेफिनेशन है, ये डीटी आईडीटी में जेन्युइन बिजनेस है। अब आपके मन में आ गया ट्रेड क्या है? देखो, एज पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कौन बताया था भाई तुमको कैम्ब्रिज डिक्शनरी?
अपनी बयानी सर के मैट में होगा, गारंटी। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, आगे बेटा, एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना, और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड और सर्विस बिटवीन पीपल और कंट्रीज, ये छोटा मोटा खरीदना बेचना। और जब मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या बोलता है? एज पर बिजनेस डिक्शनरी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विस, ठीक है, यहाँ क्या था, बाइंग सेलिंग, यहाँ केवल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और इन काइंड, यूजुअली ऑन स्केल लार्ज एनफ, लार्ज बड़े रूप में, टू रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और अक्रॉस सिटी, स्टेट और नेशनल। आ गया ना बेटा, कॉमर्स बड़े रूप में आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चर, अभी मैंने बताया, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? एनयूसी, एनयूसी क्या है? मैन्युफैक्चर मीन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सुगर कैन और इनपुट इन एनी मैनर दैट रिजल्ट इन इमर्जेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नया नाम, हैविंग डिस्टिंक्ट नेम, अगर नया नाम, कैरेक्टर नेम यूज, जिसका नाम यूज और कैरेक्टर में चेंज हो जाए उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। आ गया प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है? एज पर बिजनेस डिक्शनरी, प्रोफेशन का मतलब ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस और वोकेशन, प्रोफेशन ऑलवेज इंक्लूड वोकेशन, ठीक है। रिक्वायरिंग आ गया ना, मास्टरी, क्या बोला? मास्टरी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज। आपको क्या बनना? चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्या मास्टर, याद रखना, व्हेन यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट मींस यू आर अ मास्टर, यू आर अ मास्टर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं फॉर्मल एजुकेशन है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं फॉर्मल एजुकेशन है, एंड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अभी जैसे इंटर पास करोगे आपको बोलेगा 3 साल का आर्टिकलशिप करो, आ गया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एवरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन, अकाउंटिंग, सीए, सीएस, सीएमए, लॉ, जैसे आप लॉयर बनते हो, या मेडिसिन जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज गवर्नड बाय रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी, सीए इज गवर्नड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ठीक उसी तरह से मेडिकल इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हर एक बॉडी है उनके ऊपर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ को कवर करती है, जैसे कवर करेगी वैसे आ जाएगा क्या? वोकेशन, वोकेशन एज पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ए टाइप ऑफ वर्क दैट यू फील, देखो कितने प्यार से लिखा है, यू फील, जो आपको लगता है, यू आर सुटेड टू डूइंग, जिससे आपके लिए वो काम बना हुआ है, एंड टू व्हिच यू शुड गिव ऑल योर टाइम, और जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूं, और द फीलिंग दैट अ टाइप ऑफ वर्क सूट इन दिस वे, और तुम्हें लगता है मैं इसी के लिए बना हूं, वोकेशन है, यानी इंटरनल, इसकी कोई डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर सकता, यानी कि इंटरनल फीलिंग है, मैं इसी के लिए बना, मैं, मुझे अगर कोई पूछे तो मुझे लगता है मैं टैक्स पढ़ाने के लिए बना, मैं और कुछ नहीं पढ़ा सकता लाइफ में, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूं, और ये टैक्स जो है ये भी एक तरीके का इमोशनल है। एडवेंचर, अंडरटेकिंग दैट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू नोन अननोन रिस्क, एक पुरानी कहावत है, गर्लफ्रेंड से शादी करोगे या गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करोगे तो लोग बोलते हैं ना भैया गर्लफ्रेंड से शादी कर लो, नोन रिस्क इज बेटर देन अननोन। सॉरी, किसी कंटेंट को खाने के लिए नहीं बोला मैंने, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं कि नोन रिस्क इज बेटर देन अननोन, तो अंडरटेकिंग दैट इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू नोन एंड अननोन रिस्क, कोई भी बिजनेस आप करोगे तो बिजनेस में हमेशा एक तरीके की नोन अननोन रिस्क होगी, तो इस बेटर है कि आप रिस्क लो, बिना रिस्क के तो नो रिस्क नो गेन, जिंदगी का फैसला है ये होता है, ओके, ठीक है ना। विजय आप ध्यान से, ओए आज कौन जीतेगा? सीएसके जीतेगा, दिल्ली जीतेगा, और आपको बारिश होगी कि नहीं होगी? हो सकती है, नहीं हो सकती। तो देखिए, a wager is a contract for which two or more parties, मैं ओमियो, सुमित, मीनाक्षी, नीरज, आकाश, हम लोगों के बीच में हो गया, ठीक है। टेलीग्राम में आज कौन जीतेगा बता दो भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा दिल्ली, तो दिल्ली के पक्ष में कई लोग हैं और मैं भी दिल्ली के पक्ष में हूं, दिल्ली जीते, अच्छा कभी उसने उस क्वालीफाई सीएसके क्या करेगा, वो अच्छी चुका सीएसके को है ना, कुछ नए टीम को बढ़ाते हैं अपने लोग, अरे कोई भी जीते है तो इंडिया ही है, चाहे दिल्ली जीते या चेन्नई जीते, जीतेगा तो इंडिया ही, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ही जीतेगा। तो क्यों इतना दिमाग लगाना, ठीक है। तो बस मजाक की बात है, ठीक है, यही बेचनी है। देखो, where two or more parties agree that a certain sum of money, I will pay you 1000 rupees, or other things shall be paid or delivered to one of them, मैं तुम्हें दूंगा या तुम मुझे दोगे, on the happening of an uncertain event, ऐसा इवेंट जो अनसर्टेन था उसके हैपनिंग होने पे, यानी से ऊपर जाएंगे उसके लिए 2000 रुपए। कितने लोग तुम्हें पता है, ये मैं ऊपर चला लूं कितने लोग इसकी मीटिंग करके बैठे हुए, कितने के पेट पे मैंने लात मार के रखी है तुम्हें पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस, you can't imagine, everybody is waiting, यानी सर का चाय। जो सच है उसको मैंने कहा ना, ये गलती नीम की नहीं है कि वो लोग कड़वा है, ये जीभ खुद का जैसे मीठा पसंद है, मैं सच्चाई को मानता हूं, ठीक है। अनसर्टेन इवेंट, ये अनसर्टेन है ना, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैंने तो बोल दिया भगवान को, मैंने बोला तो भगवान को नहीं बोलता, भगवान मुझे अभी और पढ़ा दे दो, मुझे अभी पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अभी बुलाना मत, अभी वैकेंसी नहीं है, वहां जाके मैं टैक्स पढ़ाऊंगा आपको, भगवान ने कहा यहां आके मत पढ़ाना टैक्स, तू वहीं रह, तू वहीं रह, तो मैं नहीं चाहता, अनसर्टेन इवेंट है। Whether is included definition of business to import GST on betting transaction, इस लाइन का मतलब समझे, सरकार ने क्या किया, सरकार ने बेटिंग के ऊपर भी मैं टैक्स लगाऊंगा, बेटिंग के ऊपर भी टैक्स लगाऊंगा। देखो छोटी छोटी बातें हैं, मस्ती मस्ती में तुमने पढ़ ली, पर आपने कितने सारे वर्ड सीखे कि बिजनेस के डेफिनेशन में कितने वर्ड आते हैं, और इनके बिना आप क्या सप्लाई पढ़ लोगे, इनके बिना जीएसटी पढ़ लोगे, एक एग्जांपल करने लायक नहीं बचोगे, अभी जब एग्जांपल आएगा तो समझ में आएगा बाप रे बाप ये कहानी थी या कुछ और था। नेक्स्ट, एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और आंसर, पता है इंसिडेंटल का बेटा प्लेन का, बट इन मोस्ट ऑफ द वेजरिंग इज बेटा एकदम सही बोल रही हो आप, वेजरिंग इलीगल है। देखो दुनिया के वसूल समझो, चोर जब तक चोरी करता पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं है, हाँ कि नहीं है, जब तक पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं है, कहानी खत्म। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन सोचेंगे ना, उस दिन वो चोर चलाएगा, अभी तो कर रहा है, जिस दिन पकड़ा जाएगा पहले तो जीएसटी लगा फिर जेल में भर देगा, बात की बात, हम क्यों दिमाग लगाएं उसके लिए,
इंसिडेंटल एंसेलरी, ये मतलब क्या वर्ड है? इंसिडेंट एंसेलरी का मतलब क्या होता है? कई लोग इसको इज्जत नहीं देते हैं, पर आप इज्जत दो। लगा हुआ, जुड़ा हुआ, इन रिलेशन और इन कनेक्टेड। इंसिडेंट एंसेलरी का मतलब क्या है? यस बेटा। अबे ने क्वेश्चन पूछा है, आप लोग सबको क्लियर कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर, आज ही क्लियर करो, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सर इसमें इनकम टैक्स भी लगता है और जीएसटी भी लगता है, डबल टैक्सेशन है? नहीं बेटा, डबल टैक्सेशन नहीं है। डबल टैक्सेशन का मतलब जीएसटी के ऊपर जीएसटी, जीएसटी के ऊपर जीएसटी, दोनों अलग अलग एक्ट है ना, तो ये डबल टैक्सेशन नहीं है, ध्यान रखना बेटा, मन में मत आना। एक बार डिपार्टमेंट को, सीएसटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल सेंसर डिपार्टमेंट ने रेड की, कहा रेड की तिरुमलाई तिरुपति देवस्थानम, नाम सुना? तिरुमलाई तिरुपति देवस्थानम, नाम सुना? तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम, तिरुपति जी का रियल नाम जो है ट्रस्ट, जो उसका नाम है तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम, देव का स्थान, रियल नाम है तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम, ये ट्रस्ट। तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम ऑनलाइन, और ऐसे के लड्डू बेचते हैं, भगवान के लड्डू है ना बेटा, भगवान के जो लड्डू होते हैं, जो वो भगवान के तिरुपति बालाजी के जो लड्डू होते हैं ऑनलाइन बेचते हैं। सीएसटी डिपार्टमेंट ने हवा बोल दिया, जाके पकड़ लिया, बोले लगाओ सीएसटी, आप तो सब जगह बेच रहे हो, सीएसटी लगाओ। केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। क्यों नहीं लगेगा मीनाक्षी? वो समझना है ना, वो समझना है। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा डिपार्टमेंट से, आपने इस पे सीएसटी क्यों लगाया? बोला सेल ऑफ प्रसादम, प्रसादम मतलब प्रसाद, भाई तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम, तो सर ये बेच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये उसकी मेन एक्टिविटी है क्या? डिपार्टमेंट ने कहा सर ये उसकी मेन एक्टिविटी नहीं, तो लगी हुई जुड़ी हुई एक्टिविटी है, लगी हुई जुड़ी हुई इंसिडेंटल एक्टिविटी। तो अच्छा मेन एक्टिविटी क्या है? वो भगवान के दर्शन कराना, चैरिटी करना, मतलब प्रसार प्रसार करना धर्म का। तो क्या मेन एक्टिविटी इसकी बिजनेस है? बोला नहीं सर, मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, मेन एक्टिविटी तो भगवान के दर्शन है। तो नालायकों, क्यों आए यहाँ पे? कोई भी लगी हुई जुड़ी एक्टिविटी को बिजनेस तभी कहोगे अगर मेन एक्टिविटी बिजनेस है। जब मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है तो लगी हुई या जुड़ी हुई एक्टिविटी का बिजनेस कैसे कर सकते हो? ये हार गया। इसका मतलब सेल ऑफ प्रसादम बाय द तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंटल एक्टिविटी सेल ऑफ प्रसादम मेन एक्टिविटी नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आयुष के मन में, आयुष के मन में सर क्वेश्चन आ गया, बोले मैंने मंदिर के आगे जो लोग फल का ये लड्डू बेचते हैं, मिठाई की दुकान, उसका बेटा उनका मेन एक्टिविटी लड्डू बेचना है, उनका मेन एक्टिविटी लड्डू बेचना है, उनका इंसिडेंटल उनका मेन एक्टिविटी लड्डू बेचना है, तो उनको तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। और तिरुपति तिरुमलाई देवस्थानम का मेन एक्टिविटी क्या? भगवान के दर्शन कराना। समझा? सुपर क्लियर? अब तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन ना आए, ठीक है? फिर क्या बोला? एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ सब क्लॉज है, सब क्लॉज है मतलब ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर आ गया, एडवेंचर, कंजर्वेशन, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, कंटिन्यूटी हो या ना हो, रेगुलेटरी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन वन टाइम एक्टिविटी इज अ बिजनेस, इवन वन टाइम एक्टिविटी इज अ बिजनेस। वो क्या मजाक कर रहे? हां, मीनाक्षी ने मुझे फोन किया, बोला सर कोई इंटीरियर है कि आपके तो इतने स्टूडेंट्स हैं, कोई ना कोई तो इंटीरियर होगा। मैंने कहा क्यों? बोला मीनाक्षी मेरे घर का इंटीरियर कराना है। मैंने कहा मीनाक्षी मैं भी ना पहले इंटीरियर करता था, मेरे को मतलब फिर मैं सीए बन गया तो प्लान में लग गया, क्या तुम मुझे ये दोगी? अच्छा देखिए कुछ कुछ आप ले लीजिए। और मीनाक्षी पैसे लूंगा? कहां से पैसे दूंगी? हाँ बाकी 1.5 लाख लेंगे, मैं लाख रुपए दूंगा। बोला ठीक है। मैंने मीनाक्षी का इंटीरियर कर दिया, लाख रुपए मीनाक्षी ने दे दी, मैं आराम से घर पे चला, डिपार्टमेंट कॉलर पकड़ लिया। ओ भाई साहब जीएसटी नहीं दोगे क्या? जीएसटी क्यों? आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर, आई एम एजुकेटर, माय प्रोफेशन इज एजुकेशन, मैं तो वन टाइम एक्टिविटी है, मैं क्यों दूं? इधर 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 ओ ऐसा इधर मतलब क्या? पढ़ो एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, प्रोफेशन, एडवेंचर, विजिटिंग। अच्छा इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, whether or not there is a volume, there is a frequency, there is a continuity, there is a regularity। चाहे वॉल्यूम हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, कंटिन्यूटी हो या ना हो, रेगुलेटरी हो या ना हो, इवन वन टाइम एक्टिविटी, अगर वन टाइम एक्टिविटी भी है ना, एक बार ही आपने भले क्यों नहीं की, वन टाइम एक्टिविटी इज आल्सो लपेट लिया डिपार्टमेंट ने, गजब लपेटा सर, गजब लपेटा। नेक्स्ट करेंगे बात बेटा, एक एक करके थोड़ी देर बात करेंगे बेटा, बच्चा एकदम एकदम कसे से एकदम आराम से बेटा, एकदम। देखा सर पॉइंट बी वाले इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी में, नहीं 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 नहीं, इसमें का पॉइंट बी वाले भी इंक्लूडेड है, पर वहां पे आपको ये समझना है पॉइंट बी में आप इनको पॉइंट बी यानी कि इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी पे क्या जीएसटी लगाओगे? अगर मेन एक्टिविटी पे जीएसटी है तो, यानी कि मेन एक्टिविटी अगर आपकी मेन एक्टिविटी भी बिजनेस है तब इंसिडेंटल एक्टिविटी बिजनेस होगी, अगर मेन एक्टिविटी आपकी बिजनेस नहीं है तो इंसिडेंटल एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये उस पॉइंट में। हाँ हम ये क्या बोला? पर सर एक सेकंड सर, इसका मतलब कि पुराना सामान बेचने पर जीएसटी लगता है, पुराना सामान बेचने पे कैसे जीएसटी लगेगा बेटा? पुराना सामान कौन सा पुराना सामान? उसमें भी कहानी है, इससे मैंने कल सप्लाई को बारे में डिस्कस किया, आप समझ में आया? तुम लोग आप लाइन पे आ गए, अब समझ में आ गया कि तुम लोग जीएसटी में ढल गए हो, ये दैट इज द ग्रेट थिंग। अब समझो कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट होती है। आपने पूछा प्रिया ने सर इसका मतलब कि कोई पुराना सामान, आप पुराना सामान आप कौन सा बेच रहे हो? अपने घर का बेच रहे हो, दुकान का बेच रहे हो? अगर आपके घर का बेच रहे हो तो पर्सनल एक्टिविटी जीएसटी का तो सवाल ही नहीं होता।
अब दुकान का बेच रहे हो तो वो डिस्पोजल होगा, पैसे लेके बेच रहे हो 7 में आ जाएगा, पैसे बिना दिए बेच रहे हो तो 7 में जाके देखेंगे आईटीसी और सेकंड आइडिया नॉट लव यू बेटा। एक अमीर ने क्या पूछा, पर्सन वो आपके बिजनेस थोड़ी है, फिर सब क्लॉज बी में भी आएगा कौन सा बिजनेस? नहीं 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 नहीं, वो ये पॉइंट नंबर सी ये नहीं बोला क्लॉज, पॉइंट नंबर सी बोल रहा है, पॉइंट नंबर सी एक्सप्लेनेशन है बेटा, पॉइंट नंबर सी तो एक्सप्लेनेशन है। वो बोल रहा है कि जो एक्टिविटी ट्रेड कॉमर्स तो एक ही पार्ट है ना, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी तो एक एक्सप्लेन कर रहा है, पॉइंट सी बोल रहा है कोई ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, वोकेशन हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, उसमें हम फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे, हम उसका वॉल्यूम नहीं देखेंगे, हम उसकी रेगुलेरिटी को नहीं देखेंगे, हम उसकी कंटिन्यूटी को नहीं देखेंगे, हम तो खाली देखेंगे आपने किया और पैसे आए, आपने किया और आपके पैसे आए, वन टाइम एक्टिविटी क्यों ना हो, किया है ना आपने, बस उसे हम बिजनेस मानेंगे। आई बात समझ में? ये तो सी ए को ही क्लियर कर रहा है, बी भी किसको क्लियर कर रहा है, बी भी क्लियर कर रहा है ए को, बी बोल रहा है कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटी ए से रिलेटेड होगी तो बिजनेस है, प्रोवाइडेड गेन एक्टिविटी बिजनेस होनी चाहिए। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है जो आप उम्र 1 पॉइंट पढ़ रहे हो ट्रेड कॉमर्स उसके लिए बस सोसाइटी कोई ट्रेड कॉमर्स प्रोफेशन जो है वो रेगुलर होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी होना चाहिए, उसका वॉल्यूम होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हां, तो इस केस में जैसे मैंने मीनाक्षी के घर में इंटीरियर डेकोरेशन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनाक्षी के घर में इंटीरियर वन टाइम एक्टिविटी, मैंने कहा इंटीरियर नहीं, आपने सर्विस दी ना, हां सर सर्विस दी, और सर्विस दी वन टाइम ही दी ना, हां वन टाइम दी, फिर जीएसटी तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम नहीं देखते हैं, रेगुलरिटी हम नहीं देखते हैं, वॉल्यूम हम नहीं देखते हैं, देना तो पड़ेगा। हाँ क्या बोले 45 मिनट चले गए, देखो देखो सही में मुझे याद नहीं, मुझे भी नहीं पता चला तो और कोई बबक नहीं किए नंबर डी ठीक से देखना, हाई क्लास है सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर। बहुत मुझे भी ये लगा, अचानक तुमने बोला तो 45 मिनट मुझे दिखाई, मुझे लगा 15 मिनट हुआ है यहाँ अभी तक। ये क्या बोल रहा है, बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया, अभिषेक ने, नवल ने, अभय ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, सौरभ ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तुम लोग चारों पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस में कुछ ट्रांसफर करोगे कि नहीं नवल? बिजनेस जब पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो तो बिजनेस के कमिटमेंट के समय तुम कुछ बिजनेस में डालोगे कि नहीं डालेंगे सर? या जब बिजनेस बंद होगा, सर बिजनेस बंद हो गया अब क्या बचा सर? तो ये रूल कहता है रोने से कुछ नहीं होगा, बिजनेस जब चालू करोगे नहीं, अरे चार अगर बिजनेस बंद होता है, सुन मेरी बात चैंपियन, ढंग से समझना कितनी दूर की बात बोल रहा हूं, ये मन से निकाल दे कि बिजनेस बंद होगा तो सेल करेंगे तो सप्लाई होगा ना चैंपियन ना, बिजनेस जिस दिन बंद होगा उस दिन तुम्हारे पास जो स्टॉक बच जाएगा जो तुम बेचोगे नहीं उसे भी डीम्ड सप्लाई मान के जीएसटी लगा देगा, ये गंदा जीएसटी डिपार्टमेंट है। हां तो ये मत सोचना, इसलिए खाली इतना सोच कि तू जब बिजनेस स्टार्ट किया उस समय जब तुमने सप्लाई की या खरीदा जो सामान और जब बिजनेस बंद हो रहा है उस समय भी जो बच गया वो सब बिजनेस है, यानी कि जीएसटी लगेगा। बाप रे बाप, अब बोलो एक बात बताओ, थोड़ी सी 15 मिनट दे देंगे, एक चीज समझ में आई, बिजनेस की डेफिनेशन पूरे जीएसटी को हिला रही, बिजनेस की डेफिनेशन पूरे जीएसटी को ताना मार रही है। और आप बताइए बिजनेस की डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ाता है तो कितनी तकलीफ देता होगा ये पॉइंट आगे जाके, है? पूरा जीएसटी इसी पे चलता है, अपने दिमाग को केंद्रित करो पूरा जीएसटी से डेफिनेशन पे, अभी तो स्टार्ट करो देखो क्या क्या आने वाला है। तो बिजनेस बिजनेस जब स्टार्ट तो सबका एग्जांपल आने वाला, आप ये भी मत घबराना, आप ये मत घबराना, सबका एक एक पॉइंट का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है, एक एक पॉइंट का मैंने एग्जांपल डाला हुआ, तो उसके लिए भी टेंशन मत लेना, मैंने अगर ट्रेड दिखा तो ट्रेड का भी एग्जांपल मैंने दिया है, तो थोड़ा सा डाउट में निकल जाएगा तो वो भी क्लियर कर दूंगा। अब ये देखो, प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन एनी अदर कंसीडरेशन ऑफ द फैसिलिटी और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। आपने बेटा ये सुना है, कई लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, यहाँ पे कोई लोग कॉम्प्लेक्स में रहता है, कोई लोग कॉम्प्लेक्स में रहता है, जो मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आप अगर कॉम्प्लेक्स में रहते हो तो अभी क्लास खत्म होगी तो पापा से जाके पूछना कि जो कॉम्प्लेक्स में कई सारी बिल्डिंग्स हैं, वहां से कॉम्प्लेक्स में कई सारी बिल्डिंग्स होती है, तो इस बिल्डिंग्स में जितने ओनर होते हैं ना, इन लोगों ने एक एसोसिएशन बना के रखते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। क्या कहते हैं? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो हर गली में मिलेगा आरडब्ल्यूए, कोई दिल्ली रहता है, दिल्ली में कोई जो रहता होगा फ्रीड बिहार में या निर्माण बिहार में या लाजपत नगर में, जहाँ कॉलोनीज है तो गेट होता है और उसी में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ कक्कर में रहते हैं। हाँ लक्ष्मी नगर में तो बेटा जैसे ही लक्ष्मी नगर का वो जो एरिया हम क्रॉस करते हैं, लक्ष्मी नगर में तो जो अपना मंगल मार्केट है, मंगल मार्केट के पीछे तो कई सारी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ना, रेसिडेंट मंगल मार्केट क्रॉस किया रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चालू हो जाएगी। और जैसे आप निर्माण बिहार में आते हो मेट्रो के नीचे देखा करो, राइट हैंड साइड में लिखा है निर्माण बिहार रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद तो प्रीत बिहार चालू हो जाता है, प्रीत बिहार में ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक सी सारी सोसाइटीज है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कई सारे लोग यहाँ पे हर एक ओनर है, ठीक है। आप दिल्ली में भी रहे, मैं 5 साल दिल्ली में था बेटा, मैं तो दिल्ली अभी आया कलकत्ता, मैं तो 2015 में मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में हम लोगों ने 2015 में जब मैं एयरलाइन में पढ़ा रहा था, एयरलाइन में मैं कपिल शर्मा, अमित कपिल सर हम लोग एयरलाइन में रहते, जैन हम लोग एयरलाइन में थे, तब मैं दिल्ली चला गया था। उसके बाद दिल्ली उसके बाद जो भी हो मैंने दिल्ली छोड़ दिया था।
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दिल्ली दिल्ली नहीं छोड़ा, एडल्ट हो गया। फिर मैं, सुरभि बंसल मैम और मुनीष भंडारी, संजय अग्रवाल, हम लोगों ने मिलके एक वेंचर बनाया था, स्टारगेट सैटेलाइट स्टारगेट। वहाँ था फिर स्टारगेट, लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई, तो बस लॉकडाउन में मैं क्या करता वापस आया। मैं तो दिल्ली में सेट बिहार में रहता था, मैं बिहार में ब्लॉक सी में रहता था, मेरा वही फ्लैट था। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया, और उसके बाद यहाँ आ गया तो फिर मैंने वहाँ का फ्लैट व्लैट सब जो भी था मैंने सब कर दिया, जितने भी मैंने बहुत सा सामान हुआ, जितने भी अपने दोस्तों को, जो भी दोस्त थे या जो भी मेरे वहाँ काम करते थे स्टाफ थे, सबको दे दिया मैंने। कुछ लेके गया, मैं दिल्ली गया था बीच में 2 दिन के लिए, जो भी सामान फ्लैट में था एक सामान में लेके गया, जिसको जो लेना था। मेरे घर में यहाँ पे सब कुछ साथ में लाके क्या करता हूँ तो खराब होता। तो जो मेरे घर में स्टाफ थे, जो मेरे ऑफिस के स्टाफ थे, सबको मैंने ये ले जाओ, कोई एसी ले गया, कोई टीवी ले गया, कोई फ्रिज ले गया, कोई सोफा ले गया, कोई बेड ले गया, सब मजे कर रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं। बेटा पुराने सामान के पैसे नहीं बनाते, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मैंने तुम्हें हमेशा बताया, सोसाइटी को कुछ दो, भगवान हमेशा जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना मैं बांटूंगा उतना ज्ञान बढ़ेगा। वैसे जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो, भगवान तुम ऊपर वाला जो है ना, भगवान बोलो, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, सब एक ही, कुछ ना कुछ उनको देते रहेंगे, कभी वो तुम्हें खाली नहीं रखेंगे। तो ये देखो, तो ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसमें मेंबर है। कौन कौन मेंबर है? इसमें नीरज रहता है, इसमें नीरज मालिक है, इसमें हमारा चेतन मालिक है, इसमें हमारा चेतन भाई मालिक है, इसमें हमारा मारूफ भाई मालिक है, ये लोग मालिक है, सब बड़े बड़े लोग हैं भैया, प्रणाम सर प्रणाम। तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि आपका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपको 10,000 रुपया महीना मेंटेनेंस, क्योंकि हम लोग गार्डनर रख रहे हैं, मेंटेनेंस देना पड़ेगा 10,000 रुपया पर। फिर बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल हम आपका जमा कर देंगे, तो 500 रुपया करके आपको पर मंथ वो भी देना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजन क्या दे रहा सर्विस, हाँ यस, क्लब हो, एसोसिएशन हो, सोसाइटी, एनी अदर बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन, अगेन सब्सक्रिप्शन ऑफ द फैसिलिटी और बेनिफिट, तो इसके ऊपर भी बेटा जीएसटी, इसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। तो आपके मन में विचार आएगा, अब एक मन में बड़ा विचार करो, तो ऊपर वाले की चीज सीख ली, एकदम ऊपर वाले की चीज सीख ली, एकदम ऊपर लेवल का जाना है, कहाँ से जाना। सर एक बात बताओ, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर एक बात बताओ, ये तो कॉमन सेंस की बात, लिखने की क्या जरूरत है, क्लब हो या एसोसिएशन हो, ये जो क्लब या एसोसिएशन हो जो सर्विस देगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इसमें लिखने की क्या बात थी, ऐसा तो कोई बात नहीं था, अलग से क्यों लिखा? सही बात है, तुम्हारा क्वेश्चन वाजिब है, अलग से क्यों लिखा? मैं तुम्हें उल्टा लिख सकता, ध्यान से सुना, देखो ध्यान, वीवी ने, मारूफ ने, अभय ने, मीनाक्षी ने, कशिश ने, चंदन ने, जयंत ने, नवल ने, ब्रजेश ने, हम लोग सबने मिलकर क्लब बनाए, क्या बनाए, क्लब बनाए, और सबने 5-5 हजार रुपया भी डाले, सबने मिलकर डाला, हम लोगों ने सबने क्लब बना लिया, 5-5 हजार रुपया करके, हमारा 2 लाख का कलेक्शन आया। ओके सर, फिर 2 लाख से हमने क्या करा, थोड़ा सा हमने कुछ सामान खरीद लिया, जैसे चेस बोर्ड खरीद लिया, कैरम बोर्ड खरीद लिया, पीटी का बोर्ड खरीद लिया, ठीक है ना, और उसके बाद एक काउंटर बना दिया, समोसा एक रसोई को रख दिया, समोसा गरम गरम समोसा बनाएगा, चिप्स बनाएगा, चाय बनाएगा, सब कुछ हुआ। हम लोग शाम को जाते थे, हम लोग आपस में बैठ के धब्बाजी करते थे, थोड़ा प्लेइंग कार्ड खेल लेते थे, थोड़ा कैरम खेल लेते थे, थोड़ा पीटी खेल लेते थे, 1 घंटा जैसे हर महीने 500 रुपए करके क्लब को सब्सक्रिप्शन फीस भी देते थे, और उसके बाद खाते थे समोसा, गरम गरम समोसा, चाय, ओहो कॉफी, ठीक है ना, लड़कियां कोल्ड कॉफी और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ चलता था। साल खत्म हुआ, साल के खत्म होने के बाद पता चला क्लब ने 50,000 रुपए की कमाई की, ध्यान से सुनना, तो साहब क्लब ने 50,000 रुपए की कमाई की, वाह, जैसे कमाई की बेबी को दे मेरा हिस्सा, मीनाक्षी बोले सुनो मेरा पहले दे देना, विशेष बोला हाँ मेरा भी होगा, आलोक बोला, अभय बोला, हमारे लिए सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। पर उसके पहले ही बातें नहीं, उसके पहले इनकम टैक्स देवता भी हमारे यहाँ प्रकट हो गए, इनकम टैक्स देवता। मैंने कहा बोलिए प्रभु, और तुम लोगों ने कमाया है, टैक्स कौन देगा? तब मैं तुम लोग से सीनियर था, मैंने सीनियर था तो मैंने देवता से कहा देवता प्रभु एक बात पूछूं प्रभु, और हाँ पूछो बस। बोला इस क्लब के मेंबर कौन है? बोला यही तुम लोगों नौटंकी वाले। अच्छा पैसा कौन लगाया था प्रभु? बोला बस यही नौटंकी वालों ने पैसा लगाया था। अच्छा सर्विस कितने ली थी प्रभु? बोला इन्हीं नौटंकी वालों ने सर्विस ली थी प्रभु। अच्छा कमाई का किस कौन बांटेगा? बोला यही नौटंकी वाले बांटेंगे। तो प्रभु एक बात बता, हम नौटंकी वाले, हम ही पैसा डाल रहे हैं, हम ही सर्विस ले रहे हैं, हम ही कमा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये म्यूचुअलिटी है, रूल ऑफ म्यूचुअलिटी आ गया, खुद ही डाला, खुद ही कमाया, खुद ही दिया? बोला हाँ ये तो रूल ऑफ म्यूचुअलिटी है, तो रूल ऑफ म्यूचुअलिटी पे तो टैक्स नहीं लग सकता, ए मैन कैन नॉट डू बिजनेस विद हिमसेल्फ। बस बड़ी अच्छी बात तुमने कही, हमसे गलती हो गई ना, नहीं लगी। याद रखना क्लब रूल ऑफ म्यूचुअलिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्लब के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, क्लब की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, समझे, क्लब की इनकम पे टैक्स है। इसलिए जब बड़ी क्लब में जाओगे ना, जब बड़ी क्लब में जाओगे ना तो देखना बड़ी क्लब में लिखा रहेगा फॉर गेस्ट सेपरेट चार्जेस, बड़ी क्लब में लिखा रहेगा फॉर गेस्ट सेपरेट चार्जेस 1000 रुपीज। तो कभी किसी को लेके जाओगे बाहर के आदमी को, उसे गेस्ट बोलता है, गेस्ट का पैसा उसको बोलता है, गेस्ट का जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो रूल ऑफ म्यूचुअलिटी के लिए नहीं है, क्योंकि वो बाहर किसी को सर्विस दे रहा है। ठीक, आप समझ में यहाँ पे क्यों आया, यानी कि इनकम टैक्स बोलता है रूल ऑफ म्यूचुअलिटी पे टैक्स नहीं लगेगा, पर जीएसटी बोलता है हमें म्यूचुअलिटी से मतलब नहीं है, सर्विस दी है क्लब ने अपने मेंबर को, जीएसटी लगेगा। कैसा लगा? कुछ समझ आया? कुछ समझ में आया क्या चक्कर है? कॉन्सेप्ट की प्राप्ति होनी चाहिए। देखो फिर क्या, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमिसेस, मैं जू है, मैं बिला प्लेटिनम गया,
पहले मिस इंडिया का चल रहा था, उस सेमिनार में चला गया, जस्टिन बाइबर के कॉन्सर्ट में गया, टिंग 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 टिंग, जगजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गया, पंकज उधास के कॉन्सर्ट में गया, ठीक है, वैक्स म्यूजियम में चला गया, जू में चला गया, सर्कस में चला गया, किसी ड्रामा और कंसर्ट में चला गया। तो बेटा किसी प्रेटिस में जाओगे तो एंट्री फी होगी कि नहीं होगी? आईपीएल में मैच देखने चला गया, एंट्री फी होगी कि नहीं होगी? बोला होगी सर, एंट्री फी होगी। वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में फॉलो करता है, उस पे भी जीएसटी लगाएंगे। अच्छा, अब ये नहीं बोला, मैंने कहा बिजनेस के जीएसटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे बाकी बात है, बिजनेस की डेफिनेशन है वो, तो बिजनेस है तो जीएसटी लगेगा। हाँ, वो अलग बात है। कई जगह कुछ एक्सेप्शन, जैसे यहाँ पे रॉ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में बोला कि 7,500 रुपए तक अगर आप मेंबर से लेते हो तो रिजेक्ट करके उसके ऊपर लगाओगे तो टैक्स लगेगा। वैसे आईपीएल में बोला 500 रुपए के ऊपर की फीस होगी तब जीएसटी लगेगा, 500 के नीचे नहीं होगी। ये सब कौन बताएगा आपको? सेक्शन 11। कौन बताएगा ये सारी चीजें आपको? सेक्शन 11। 11 कौन सा नाम क्या सेक्शन 11 का? एग्जेम्पशन। तो पहले अपने को ये सीखना, फिर सेक्शन 11 सीखेंगे। अच्छा, ऐसे रूल रिलेटेड है? हाँ मेरे दोस्त, ऐसे रिलेटेड है। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज ए होल्डर ऑफ एन ऑफिस। इसका मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूं तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। इसमें डिपार्टमेंट क्या है? इसमें डिपार्टमेंट क्या है कि रिया मैडम ने अपने बिजनेस में विक्रम यानी को जीएसटी और टैक्स कंसल्टेंट बनाया। तो विक्रम यानी ने अपनी कंसल्टेंसी रिया मैडम को दी। रिया मैडम विक्रम यानी की कंसल्टेंसी से बहुत खुश हुई। तो रिया मैडम ने विक्रम यानी को ऑफर दिया कि सर आप क्या हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोजीशन को होल्ड करेंगे? मैंने कहा करूंगा। क्या रेम्यूनरेशन होगा? उसे 5 लाख रुपया देंगे। अच्छा, ये कहानी है। तो सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन, पर्सन को विक्रम यानी एज ए होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय हिम। मैंने आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ स्टेट। मैंने कब एक्सेप्ट किया? जब मैं आपको कंसल्टेंसी दिया था, मेरा मेन काम क्या था? प्रोफेशन कंसल्टेंसी देना। उसी समय आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट करके ऑफिस को होल्ड कर लिया, तो उसमें भी जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस क्लब, रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटल सीटर। ये रेस क्लब टोटल सीटर ये हमारे कौन? ये हमारे भाई है। अब भाई को लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिला, एक लाइसेंस होता है, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, लाइसेंस मिल गया, उसे कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया, उस कंप्यूटर सिस्टम में कोई पैसा देता तो उसको प्रिंट करते थे, वेटिंग कितने में, कौन से घोड़े पे कितने, वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करता है। डिपार्टमेंट ने बोला अबे जीएसटी नहीं, तो बोला क्या चीज का जीएसटी दूंगा? मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, जो कर रहा हूं कंप्यूटर कर रहा है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं। अरे नालायक, लाइसेंस तो तेरे नाम पे ही है, चला जा। रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटल रिसीट और लाइसेंस टू बुक मेकर इन सच क्लब। अच्छा, अब देखो क्या बोलता है, बोला एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज ए पब्लिक ऑथोरिटी, उसे भी बिजनेस यानी गवर्नमेंट में जो सर्विस देती है वो भी बिजनेस के दायरे में आती है। बिजनेस की डेफिनेशन क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जीएसटी इज डिवाइडेड ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक, अब एक ध्यान से, टोटल सीटर इज अ सिस्टम है, अपने टोटल सीटर इज अ सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम या रेटिंग इज कंप्लीट प्लेस, और वो उस रेटिंग के हिसाब से क्या करता है, उसको घोड़े के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से बांट देता है। इट्स नथिंग, इट्स अ सिस्टम। अच्छा, इंसिडेंटल अलाउंस नहीं, एम्प्लॉय रिलेशन होते बेटा फिर जीएसटी का प्रावधान ही नहीं आएगा। डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। डायरेक्टर अच्छा, डायरेक्टर कभी एम्प्लॉय नहीं होता, अगर एम्प्लॉय हो गया तो फिर खेला खत्म हो जाएगा। Incidental activity is not business, if main activity is not business. मानते हो कि नहीं बेटा? You all agreed with my statement? You all agreed with my statement कि incidental activity business तभी होगी जब main activity business होगी। बोला हाँ सर, हाँ ठीक है ना। साई पब्लिकेशन, साई पब्लिकेशन समझ के, साई टेंपल, शिरडी बाबा के टेंपल में जैसे जाओगे, जब निकलते हुए रहोगे, निकलते हुए राइट हैंड साइड में बहुत बड़ा स्टॉल बनाया हुआ है जहाँ पे किताबें पड़ी, वो साई पब्लिकेशन है। साई पब्लिकेशन मतलब साई ट्रस्ट जो है वही पब्लिकेशन करती है, और साई बाबा की जो उपदेश है, साई बाबा की जो विचार हम किताबों के माध्यम से बेच रही है। तो डिपार्टमेंट वाला जीएसटी लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज का जीएसटी? वो तो बाबा के विचारों को आदान प्रदान करे, इसका मेन बिजनेस तो साई टेंपल वाला है। अच्छा, मेन एक्टिविटी तो बिजनेस नहीं है ना। देखो, इनसे एक्टिविटी साई पब्लिकेशन फंड सेल बुक्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड इट्स मैसेज। मेन एक्टिविटी इज रनिंग टेंपल, टेंपल को रन करना है, 24 घंटे का लंगर लगता है, प्रसाद बांटना है, लोगों की सेवा करना है। मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है तो फिर कैसे हो सकती है? पब्लिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज इज इncidental टू मेन एक्टिविटी व्हिच द ट्रस्ट डज नॉट कैरी एज अ बिजनेस। साई पब्लिकेशन फंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ओकेजनल ट्रांजैक्शन लो या ओकेजनल, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी तो आता है ना, एवरीडे तो नहीं आता है ना। जब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा ने तुम्हें बनाया मेरे लिए, तब तुम इतनी बड़ी बात बोल देते हो कि कभी कभी मेरा ख्याल आता है कि दुनिया खुदा ने बनाया तुम्हारे लिए, तो फिर यहाँ पे कभी कभी में तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी? एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, वेदर और नॉट इज ए वॉल्यूम हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, कंटिन्यूटी हो या ना हो, रेगुलरिटी हो या ना हो, बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, ए ट्रेडर ऑफ गुड्स have given one time consultancy of interior decoration or management consultancy to any person, one time दिया, फिर भी जीएसटी लगेगा। amount paid in case where people at large are invited to contribute to open software program। लिनक्स का नाम सुना है? 2 साल में एक बार होता है। लिनक्स का नाम सुना है? 2 साल में एक बार होता है, जहाँ पे सारे दुनिया के हैकर्स को बुलाया जाता है, 2 साल में एक बार। और जो सबसे अच्छा हैकर होगा उसको पैसा मिलता है, तो वन टाइम एक्टिविटी है ना, कभी होती है क्या? फिर भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एंड गेटिंग एन अमाउंट इफ देयर कंट्रीब्यूशन इज फाइनली एक्सेप्टेड, तो इट इज ओकेशनल ट्रांजैक्शन स्टिल इट इज अ बिजनेस। यस, अब मजा आ रहा है। कमेंसमेंट और क्लोजर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड आफ्टर क्लोजर, सोल्ड आफ्टर क्लोजर, सोल्ड आफ्टर क्लोज, बिजनेस के बंद होने के बाद, वो भी बिजनेस है। सिर्फ बिजनेस बंद हुआ, मुझे क्या लेना देना, बिजनेस के बंद होने के बाद भी बिजनेस है। अच्छा, क्लब टू मेंबर, सब देखो, क्लब टू मेंबर
Some of the clubs sell vegetable, fruits, other goods from their shop to its member or private service of gym, swimming pool, security guard, banquet hall, electricity to its member. It will be covered. मानते हो ना, हर कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बैंक्वेट हॉल होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो भी बिजनेस, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट, किसी एंटरटेनमेंट में चले गए, जस्ट बिकॉज़ डांस कर रहा है, सर्कस में चले गए, डांस हॉल में चले गए, बैलेट में चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, ड्रामा में चले गए, कॉन्सर्ट में चले गए, पेजेंट जहां पे मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का सिर्फ होता है, अवार्ड शो में चले गए, ये सब बिजनेस है, सब बिजनेस है. अभी क्या सीख रहे हो? जीएसटी नहीं सीख रहे, अभी क्या सीख रहे हो? बिजनेस है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस होगा उसके बाद ही तो जीएसटी की बात आएगी. बिजनेस ही नहीं होगा तो जीएसटी कैसे आएगा? आगे होल्डर ऑफ ऑफिस, मैंने कहा मैं हर चीज का एग्जांपल देकर कभी घबराना नहीं आपको, और वापस से तुम्हें पढ़ना भी नहीं है, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हें खोलते पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया है. आगे, if a chartered accountant in practice appointed as an independent director or a chief financial officer, the service provided by chartered accountant as holding office in the course of furtherance of his profession, it is covered in the definition of business. Totally seated, किसी ने पूछा था अच्छा, तुमने पूछा था totally seated, ये देखो totally seated का एक सिस्टम है, कंप्यूटर है या मशीन है, by means of which bets are accepted and aggregated dividend are calculated, declared and paid on promotional basis dependent on the result of horse race. Result of horse race. A totally seated operator is a person licensed by the authority to operate as a totally seated at a race course or approved place in accordance with the rules of totally seated. उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. ट्रांजैक्शन बाय द गवर्नमेंट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. चलो हटो. अब आप ये जो मैंने दिया ना, इसका मैंने शॉर्ट वर्जन दे दिया, ठीक है, ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट वर्जन दे दिया कि आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. जैसे समरी दे दी कि आपको तकलीफ हो, देखो क्या लिखा मैंने समरी में, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एग्रीकल्चर, incidental and selective relation to this, whether or not volume, frequency कोई मतलब नहीं है. Supply or acquisition of goods including capital goods, provision of facility to members, admission of person to any premises, service supplied by person to the holder of an office, service by race clerk, activity undertaken by central government, state government. अब आपको बताओ क्या आप इतना बड़ा पढ़ोगे? अब तो आप इसको ही पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सर का क्लास दिमाग में, अच्छा सर इसमें एग्जांपल दिया, इसमें एग्जांपल दिया, इसमें एग्जांपल दिया, हार्डली 2 मिनट लगेगा. कितने मिनट? 2 मिनट. आपको खाली यहाँ पे क्या करना है, आपको बोलना है यस और नो, ठीक है. क्वेश्चन ये बिजनेस है या नहीं, बस इतना सा करना है. नहीं बोलो मैं फालतू टाइम नहीं. बेटा एक बात बताओ, आज मैं एक बात बताता हूँ, तुम लोग जो पोल, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? आप लोगों के लिए समय. ये समय वापस नहीं आएगा, ठीक है. अब तुम जो पोल वाला करते हो, मिनटी क्विज खेलने चले जाते हो, कभी तुमने सोचा एक मिनटी क्विज में आधे घंटा में 5 क्वेश्चन होते हैं क्या? वो क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में है, क्योंकि आधी घंटा अपना वहां स्पेंड करो जहाँ पे होगा. यहाँ पे ये सब चीज अपने याद नहीं मिलेगी. हाँ मिलेगी. मैं आज तक मैंने मिनटी क्विज नहीं किया, ये इतिहास है पूरे कम्युनिटी की, लेकिन आज तक कोई मिनटी क्विज नहीं की. आपको ये पता है, मैंने आज तक नहीं की, नॉट ए सिंगल डे मैंने मिनटी क्विज की. क्यों नहीं की? मुझे लगता है कि, पर मुझे लगता है कि मैं मिनटी क्विज करूंगा इस बार, वो कुछ अलग होगा. इट्स नॉट ए समथिंग, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, एकदम अलग दुनिया से अलग. हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे पोल करेंगे. कब करेंगे? जब चैप्टर खत्म होगा. जब चैप्टर खत्म होगा मैं तुम्हें एमसीक्यू का सीट दूंगा, उसका 1 घंटे में हम ट्राई करेंगे 70-80 प्रॉब्लम करने का. कितने? 1 घंटे में कितना? 70 to 80 एमसीक्यू कर सकते हो, है 15 सेकंड का एक होता है, ठीक है ना. 15 सेकंड का. 1 मिनट में मैं 3 प्रॉब्लम मान के चलता हूँ. 3 तो 60 मिनट में कितने हो सकता है ना? मैं 90. तब तुमको पता चलना, तब तुम्हें पता चलेगा कितनी खतरनाक चीज होती है ये. करेंगे, पोल करेंगे, जस्ट थोड़ा सा इंतजार करो, कितना पोल करा दूंगा. चलो हाँ, हम स्टार्ट करें. सेल ऑफ लैपटॉप बाय मिस्टर ए, यस और नो? बराबर. खाली वही और ये लिखो यस. तुमको जब ये लिखना है तो तुम ये मत सोचो कि तुम किसी और का देख रहे हो. तुम ये सोचो विक्रम सर यहाँ बैठे हैं, तुम मेरे सामने बैठो, हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे, आप मुझे जवाब दे रहे हो. बस अपने मन को ये साथ लेके चलो, मेरा जवाब है, मैं दे रही हूँ. सर ने देखा नहीं देखा वो बात है, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो. यही तो रिलेशन होना चाहिए. तो सेल ऑफ लैपटॉप यस, सेल ऑफ कंप्यूटर आफ्टर असेंबलिंग वेरियस पार्ट्स लाइक एचडी, रैम, मदरबोर्ड. आपको नहीं लगता ये एम है? आपको नहीं लगता ये मैन्युफैक्चरिंग? कई सारे पार्ट्स को मिला के मैंने कंप्यूटर बनाया. पहले मार्केट में रैम बिकता था, कीबोर्ड बिकता था, अब क्या बिकेगा? कंप्यूटर. समथिंग न्यू इमर्ज, चेंज इन द नेम, चेंज इन द यस. Audit of company by a chartered accountant profession. Yes. A steel manufacturer sold his old car used in the business. Yes, yes, yes. Hey, नो क्यों? Use in business है ना, पर्सनल थोड़ी है. तो इसको हम, अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से चाहूं तो इसको मैं 7.1 ए में भी ले जा सकता हूं, सी में भी ले जा सकता हूं कि नहीं? ए में भी ले जा सकता हूं. पैसा आएगा तो ए में ले जाऊंगा, पैसा नहीं आएगा तो सी में ले जाऊंगा. आईटीसी वाज टेकन अर्लियर. ऐसे कोरिलेट करो, कोरिलेट करो. सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, फर्नीचर, स्क्रैप बाय सेम स्टील, एकदम सेम. पैसा आएगा तो मैं ए में ले जाऊंगा, पैसा नहीं आएगा तो सी में ले जाऊंगा, सी में ले जाऊंगा तो देखो आईटीसी वाज टेकन अर्लियर. आईटीसी तो यही हो गया. फर्स्ट आंसर यस नहीं. किसने पूछा? एक सेकंड. शुभम, आपने लैपटॉप बेचा है. सेल ऑफ लैपटॉप बाय मिस्टर ए. मिस्टर ए नहीं, ये थोड़ी लिखा पर्सनल है. ये दुकानदार भी तो हो सकता है. जब तक ना लिखे तो कमर्शियल एक्टिविटी है. तो शुभम जब तक ना लिखे, ओके. सेल ऑफ हाइपोथेकेटेड और प्लीज गुड बाय बैंक. बैंक क्या करती है? जब आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते, ध्यान से सोचना, लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो आपकी गाड़ी को जब्त कर लेती है, आपके घर को जब्त कर लेती है और बाद में उसे बेच देती है. उसका तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है. उसके लिए बिजनेस है. यस. सेल ऑफ रीप्रोसेस्ड गुड्स, कार, ट्रक, इंश्योरेंस कंपनी ऑप्शन, उनका भी है. जब आप वो लोग क्या करते हैं, जब क्लेम पेमेंट करते हैं तो जो सामान जला उसको ले लेते हैं, उसको रीप्रोसेस कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं. उनका भी नॉर्मल बेस ऑफ बिजनेस है. यस. Odisha Road Transport Undertaking sold unserviceable buses, motor parts and scrap material including electrical goods by Aksar. Yes.
इंसिडेंटल और एक्टिविटी है, ठीक है। गुड्स सोल्ड इन स्टोर मेंटेन बाय कंपनी फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, एकदम अरे वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय ऐसे क्या हो, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा 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 सेल कर रहे हैं। सेल ऑफ लड्डू बाय द तिरुपति तिरुमले देवस्थानम, नो, क्यों? क्योंकि मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, मेन एक्टिविटी बिजनेस कहां सा है? साई पब्लिकेशन फंड सेल बुक्स टू स्प्रेड इट्स मैसेज, हां या ना? नहीं सर नहीं, एकदम सवाल ही पैदा नहीं होता, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। फिर क्या है? पार्टनर गिव मोटर कार एंड वन लैपटॉप, देखो आ गया ना, बिजनेस के कमिटमेंट के समय, देख ढंग से समझना, कमिटमेंट के समय और बिजनेस के बंद होने के समय, ठीक है। देखो, पार्टनर गिव मोटर कार एंड वन लैपटॉप एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू पार्टनरशिप फर्म एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस सर यस। कमिटमेंट के समय कुछ भी ट्रांसफर करेंगे वो भी बिजनेस है, जीएसटी लगा देगा। अब एग्जांपल भी मैंने सब जगह रखा है कि कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बेटा ये तो अभी अभी एग्जांपल दिया था बेटा, साइट पब्लिकेशन फंड सेल बुक टू स्प्रेड इट मैसेज, मेन एक्टिविटी तो साइट टेंपल को मैनेज करना है ना, ये इंसिडेंटल एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी को टेंपल रन करना है, वो बिजनेस है, ये कैसे हो जाएगा? अभी तो एग्जांपल भी लेके आया ऊपर। एट द टाइम देखो ये कब हुआ, ये कब हुआ बेटा? ये हुआ कमेंसमेंट के समय, आप बिजनेस को कमेंस करते वक्त अगर कुछ ट्रांसफर करते हो तो वो भी बिजनेस है। बोला जब बिजनेस बंद हो यानी कि डिसकंटिन्यूएशन के समय, या तो बंद जब हो रहा है वो भी बिजनेस ही है, पढ़ लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्यूटर कार इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर, वो भी बिजनेस है, यानी कि कमेंसमेंट एंड डिसकंटिन्यूएशन। देखो रुपीस 5 लाख पर मंथ चार्ज बाय ऑफ ए क्लब टू इट्स मेंबर, मेंबर से पैसा चार्ज करे, क्यों? रेस्टोरेंट की फैसिलिटी दे रही है, बैंक्वेट हॉल दे रही है, ओपन ग्राउंड दे रही है, स्विमिंग पूल दे रही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, लाइब्रेरी दे रही है, कॉन्फ्रेंस होते आप बंद करके लिखो यस। देखो मिस्टर एक्स वांट्स टू हायर प्रीमिसेस बट द सेम इज ऑलरेडी हायर्ड बाय वाई, ठीक है ना। मेरे ब्रजेश भाई को एक जगह चाहिए थी पर वो जगह ऑलरेडी हमको को मिल गई, वो जगह चाहिए थी ब्रजेश भाई को जो हमको को मिल गई, तो ब्रजेश भाई हमको के पास गए, बोला यार मुझे चाहिए, बोला ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे 15-20 लाख रुपए दो, 10 लाख दो, ऐसे कहते हैं पगड़ी, मुंबई की भाषा में उसे कहते हैं पगड़ी। नाउ वाई एग्री टू वैकेट एंड पेमेंट ऑफ रुपीस 5 लाख टू हिम विद द पॉपुलर कॉल पगड़ी, भाई बोला ठीक है मैं छोड़ रहा हूं, 5 लाख रुपए मुझे दे दे, सेटलमेंट कर रहे हो आप, ये भी जीएसटी है। एडमिशन ऑफ एनी एंटरटेनमेंट इवेंट ऑफ जस्टिन बाइबर ऑफ रुपीस 10 लाख, आंख बंद करके लिखो यस। सेल ऑफ टिकट फॉर एंट्री इन द अम्यूजमेंट पार्क और गेमिंग इवेंट, यस। सेल ऑफ टिकट फॉर एंट्री इनटू मूवी हॉल, यस। डायरेक्टर ऑफ कंपनी ए impressed by A practicing CA due to GST expertise and business ideas appointed as independent director of a company for rupees 1 lakh, whether independent director carrying business, yes. Service provided by Hyderabad Race Club for horse race collected rupees 20 lakh to license book market and total seater, yes. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो मेरे दोस्त मेरे भाई, पीछे में मैंने हर चीज का रीजन भी दे दिया है। मनीष 15 मिनट का, अरे 15 में X wants to hire a premises, बेटा एक बात समझ, इसमें तो कैपिटल गेन भी आएगा इसको। मनीष तुम्हारे पास एक मकान है, तुमने अभी अभी मुझसे लिया और वो मकान ऋषभ को चाहिए, तो ऋषभ ने मनीष को कहा कि मेरे को दे दीजिए ना, तो ऋषभ ने कहा ठीक है आप मुझे 5 लाख रुपया दीजिए, तो आपने क्या किया? और सरेंडर ऑफ राइट किया, आपने क्या किया बेटा? अपने राइट को भी तुमने सरेंडर कर दिया, अपने राइट को तुमने सरेंडर कर दिया, यानी कि बिजनेस ही तो एक तरीके का। कभी से बोला सर अरे भाई साहब इतना डीप में कौन नोट्स देता है सर। अगर आप डीप में नहीं पढ़ोगे सीए बार बार करना है क्या? बोलो सीए बार बार करना है, वन टाइम करना है? एक बात खाली मुझे एक बात बता देना, क्या अपनी जिंदगी में रिस्क लेना चाहते हो? अगर मान लीजिए में आपका एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम में नहीं हुआ, आपने पढ़ाई नहीं की, नहीं हुआ, तो मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं, ऐसे लोगों से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। और मेरा क्वेश्चन है जिन्होंने मेहनत की, और जो मेहनत करेंगे इसका तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, मेहनत करके फेल हो गए या पास नहीं हुआ किसी का, वो एक तकलीफ की बात, तो क्या तुम तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम छोड़ दोगे? तुम छोड़ दोगे क्या? नहीं सर हम नवंबर में ट्राई करेंगे, नवंबर में नहीं हुआ तो क्या करोगे? सर मई में ट्राई करेंगे, यानी कि तुम ट्राई करोगे। ट्राई जब सेकंड टाइम ट्राई करते हैं ना, ध्यान से सुनना एक बात को, जब आप सेकंड टाइम ट्राई करते हो ना तो आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो जाता है। फर्स्ट टर्म को गोल्डन टर्म के बोलते हैं, इस समय आप कैसे रिस्क टेक करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप ये देख लेंगे। और एक बार अगर आपका नहीं होता तो आप नेक्स्ट टाइम वो रिस्क नहीं लेते हो, आपका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। फर्स्ट टाइम देते हो तो आप और कहते हो यार ये लगता नहीं रिस्क नहीं, चलो ये कर लेते हैं। बेटा फिर तो 6 महीना फिर 12 महीना मेहनत करोगे ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा क्यों नहीं करते हो? पहली बार में सारी मेहनत कर लें कि दोबारा देखने का मौका ही ना मिले। हाँ यार तो सारी मेहनत तो पहली बार में कर लेना बस। और मेहनत का है मस्त होके क्लास अटेंड करो, एक-एक तुमको ये कभी नहीं बोलता मैं, तुम मेरे दिन से तुम जिस दिन से मेरे पास आए कभी मैंने तुमको बोला घर में बैठ के रिवीजन कर लेना? मेरे मुंह से ये वर्ड कभी निकला? मैंने कभी भी अपनी क्लास में ये बोला तुम जाके घर में रिवीजन कर लेना, यू जस्ट गो एंड रिवाइज योरसेल्फ? नहीं। क्यों नहीं बोला? मुझे पता है ना, इतना भरोसा तो मैं तुम लोगों के जो रखता हूं ना कि मैं हूं, मैं रिवाइज करूंगा। और जिस दिन मुझे बोला मैं 1 मिनट बात बोलूंगा, मेरे से आधी घंटे वो भी क्या बोलूंगा वो भी याद रख लेना, मैं बोलूंगा 15 मिनट इसको देख लेना एक बार। ये भरोसा मुझे तुम पे है कि तुम कर लोगे, ठीक है? तो मैंने सारे एग्जांपल का सॉल्यूशन दे दिया, सबका सॉल्यूशन दे दिया, आपको जब भी पढ़ने का मन हो आपको गंदा से पढ़ो। प्रियंका बोलते मेरे मामा है उसने आपसे पढ़ा है यूट्यूब पे,
अच्छा मामा जी ने पढ़ा इसे तो मुझसे मेरे पास आइए भांजी, है बेटा। बिट्टू ऐसा हुआ ना कि मैंने शेड्यूल थर्सडे को दे दिया था और अनअकैडमी के ऑपरेशनल की छुट्टी पे थी 4 दिन तक, 4 दिन तक छुट्टी पे थी। अगर आज वो बोली है कि हो सकता है कल सुबह पब्लिश कर दे, कोर्स सबमिट है, पूरे नेक्स्ट 20 दिन का कोर्स सबमिट है और वो लोग अब 4 दिन से छुट्टी पे थी, तो उन्होंने मैसेज कर दिया अब मेरी तो जान में फंस के आई है। अगर वो बोले है कि 11 तारीख को मैं पब्लिश करूँ, अगर कर दिया तो ठीक है, ठीक है। अच्छा ही ऑफन डिस्कस अबाउट योर टीचिंग, तो योर मामा इज हैप्पी विद मी। चलिए अब आप चले जाएंगे कहाँ पे, डेफिनेशन को देखिए। अब बताइए कहाँ जाना है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से मेरा बच्चा आ जाओ। एक और, ओके मैंने कॉल भी किया था। बी के बाद क्या होता है सी, बी में तो तुम चैंपियन हो गए, मुझे कोई टेंशन की नहीं। एक सी और एक क्या होगा जी एंड एक होगा एस, ठीक होगा ना, एक जी होगा और एस होगा। तो पहले आज मैं गुड्स और सर्विस तुम्हें सिखा देता हूँ। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सबने गुड्स के बारे में सुना होगा, सब जितने लोग भी आप यहाँ बैठे हैं सब ने गुड्स पढ़ा होगा, थैंक यू। सबने पढ़ा होगा ना, नहीं मैं पहले इजी मिला। अब आप जाओ गुड्स, जल्दी से खोलो गुड्स की डेफिनेशन, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 सुना है। आपको बोलिए क्या है सर इतना इजी, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर हमने सिखाया है गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, बचपन में से ये सब मत पढ़ाइए। तुम यानी सर की क्लास में हो तो भूलना मत, तुम जहाँ सोचते हो बाकी सब जहाँ सोचेंगे वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये भी याद रखना। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखना, जहाँ तक सोच खत्म होगी उसके बाद से मेरा क्लोजिंग स्टार्ट होगा, ये सोच के रखना। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी पहले बताओ मनी के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज मनी, पहले मनी बताओ। बस 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 एक सेकंड, अपने दिमाग से पहले बहुत सारी चीजें आपको चेंज करनी है। अरे छोड़ रुक जा, आपको क्या मेरे पास तो ज्यादा पैसे होते नहीं, मेरे पास 50 रुपये क्या है 50 रुपीज, रुक जा हो गया 50 रुपीज हो गया सर, इसको मोड़ दिया मैंने, क्या है 50, इसको भी मोड़ दिया, क्या है 50, इसको भी मोड़ दिया 50, अभी भी क्या है 50 रख दिया 50, देख दिया 50, 5 साल बाद इसको खोला 50, 10 साल बाद 50। इसका मतलब क्या होता है, मनी मींस जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, दिमाग में डालो। मनी का मतलब होता है जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई मनी इंक्लूड्स कैश, इसे मनी कहते हैं। मनी इंक्लूड कैश, मनी इंक्लूड डिमांड ड्राफ्ट, मनी इंक्लूड चेक, मनी इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, मनी इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज, मनी इंक्लूड फॉरेन करेंसी। क्यों रटना मत, क्योंकि एक बार चेक में अगर 25 लाख रुपए लिख दिए तो चेक का फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। डीडी अगर 1 लाख का बन गया तो उसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ मनी का मतलब वो सब भूल जाओ, करेंसी फैना तना ये वो ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनी का मतलब होता है जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। मजा आया, आज के बाद भूलोगे, आपसे तो भूल ही नहीं सकते सर, तो आप रटोगे क्या, मनी इंक्लूड कैश, मनी इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, मनी इंक्लूड डिमांड ड्राफ्ट, टाटा चेक्स पे ऑर्डर, मनी इंक्लूड ना ना सर क्या बोले, जमीन बोले तो क्या बोल रहे भाई, क्यों ऐसा पढ़े। तो हाँ, तो अदर देन मनी एंड अदर देन सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स, यानी गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। अब आपके मन में आएगा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल ज्यादा तो दे नहीं सकता हूं। एक्शनेबल क्लेम, स्वास्तिका मेरे पास आई, बोले विक्रम सर मैंने कहा स्वास्तिका बेटा बोलो, मुझे ना 2 लाख रुपए की जरूरत है बस। लड़की थी, मैं बोलूंगी तो क्या बोलूं, मन से स्टार्ट या तेज आता तो बाहर लगा दे लाख रुपए। स्वास्तिका ये ना भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता, गर्लफ्रेंड है हमारी। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूं, दो मैं कहा अच्छा स्वास्तिका दोगी कब बेटा, सर 15 दिन तो लगेंगे, कुछ गिनवी भी क्या बात करें गिनवी, आपसे लेना होता क्या, अच्छा ठीक है सॉरी मैं तुम्हें देता हूं। मैंने 2 लाख रुपए दे दिए उसको, 15 दिन बीत गए, मैंने सोचा ठीक है 15 दिन, 15 1 महीने बाद मैंने फोन किया, फोन बंद, 1.5 महीने बाद फोन किया, फोन बंद। अब ये फोन बंद आ रहा है बार-बार, फिर सवाल भी डर से ये तब मैंने क्या किया, स्वास्तिका के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अरे आदमी तो करता, इसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि अगर मैं इससे कोई मॉर्गेज कुछ लेता तो वो तो सिक्योर्ड डेब्ट होता, सिक्योर्ड डेब्ट में तो आप एक्शन नहीं लेते हो ना, अनसिक्योर्ड डेब्ट में आप एक्शन लेते हो। इसलिए मेरे दोस्त एक्शनेबल क्लेम का मतलब जिसके खिलाफ एक्शन है, सो अनसिक्योर्ड डेब्ट इज अ एक्शनेबल क्लेम। आई समझ में, छोटी छोटी बातें हैं। ओके नेक्स्ट, गुड्स इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अब यहां पे पढ़ के मुझे तकलीफ होती है, एक्शनेबल क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट, पर फाउंडेशन में कुछ और ही पढ़ा। देखना चाहोगे एक्शनेबल क्लेम,
ठीक है, ध्यान से देखो, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served, actually served नहीं होगा, severed होगा, before supply, यानी कि मैंने जो चीजें जो घास फूस फसल थी वो जमीन से लगी हुई थी, पर मैंने कॉन्टैक्ट किया किसके साथ, तेजा भाई के साथ, तेजा भाई मैं काट के आपको दूंगा, कि जैसे मैं उसको कल्टीवेट मैंने इरिगेट कर दूंगा वो तो मूवेबल बन गया। अब मुझे बताओ, ये तो बच्चा लोग का चीज है, आपने सिविल रूल्स एक्ट में पढ़ा, सर हम लोग को पढ़ा, बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, मुझे मूवेबल का मतलब समझा, व्हाट इज मूवेबल? चलो मैं तो छोटी चीज से पूछ रहा हूं, मूवेबल का मतलब बता, मूव कर सकते हैं, अब मुझे पता है सब कोई जवाब देंगे, वाह वाह, तुम्हारा चरण कहां है, कहां है तुम्हारा चरण बेटा, मैं पानी डाल के उसको पी लेता हूं बेटा, बोलता जो इमूवेबल है वही, जो इमूवेबल नहीं है वही मूवेबल, वाह, अरे बाप रे, ध्यान से देखो, स्टार्ट करो, देखो मूवेबल, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई नाम भी नहीं सुना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस स्टडी है ये, मुंबई हाई कोर्ट का, बाद में बताऊंगा, मैंने क्या कहा था कि जहां तुम्हारी खत्म होगी वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी को हिंदी में बोलते हैं साधारणतः, ऑर्डिनरी मतलब साधारणतः, साधारणतः, जब ऑर्डिनरी गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वन प्लेस टू अदर, कॉमा as it is, as it is, कॉमा क्या as it is, साधारणतः जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, कॉमा as it is, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा, जैसा है वैसा उसी रूप में। अच्छा तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब सोचो, मैं विक्रम ज्ञान, तो हाँ विक्रम यानी कोलकाता में बैठा है, तो विक्रम यानी कोलकाता में बैठा, बोला हाँ विक्रम यानी चला गया दिल्ली, अलग से जैसा विक्रम यानी वैसे ही चला गया, विक्रम यानी को बोलेंगे मूवी पर, विशाल भी बोलेगा मूवी, नीरज भी मूवी, विशाल ना हम लोग सब मूवी पर, वहां से हम लोग तो मूवी आगे भी मूवी पर, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे मूवी तो ही सर, मैंने कहा परफेक्ट, पर पता नहीं रिया को मुझ पे बहुत गुस्सा था, रिया, रिमी, मीनाक्षी, रेखा, इन लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा था, आपस में कोई खटपट होती होगी, इन लोगों ने मिलके प्लान बनाया, कलकत्ता ये लोग आए जुगाड़ करके कलकत्ता पहुंचे, और सब दिल्ली जाना है आपको, मैं कहा मैं दिल्ली जाना, ठीक है आप मिलिए हम लोगों से, मैं मिलने गया, इन्होंने मेरे कर दिया अब तक 56 ऐसे गला यहाँ से पता नहीं क्या क्या सब काट दिए, अब तक 56 टुकड़े इन्होंने कर दिए, और 56 टुकड़े करने के बाद इन्होंने वो अमेरिकन टूरिस्ट बैग में डाल के मुझे दिल्ली लेके गए, बताओ मैं जैसा था क्या वैसा गया, जैसा था मैं वैसा गया नहीं, मैं तो चेंज हो गया, अब मैं क्या मूवेबल हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला एज इट इज, क्या मूवेबल हूँ ना, अब मैं मूवेबल नहीं हूँ, अब मैं मूवेबल नहीं, मतलब क्यों नहीं मूवेबल है, कैसे एज इट इज, तब इसी कहानी से केस स्टडी आती है, ध्यान से सुनना, इसी कहानी से केस स्टडी आती है, इस केस स्टडी का नाम है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जानते उसने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुना, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा एन आर्टिकल नॉट लायबल टू डिसमेंटल, एक ऐसा आर्टिकल जिसे डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा आर्टिकल जिसे डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है, कॉमा बट एक्चुअल डिसमेंटल टू प्लेस, फिर भी उसे डिसमेंटल करना पड़ा, इज स्टिल इमूवेबल, यानी कि वो आर्टिकल जिसे डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल एक्चुअल डिसमेंटलिंग टू प्लेस, फिर भी आपने उसे डिसमेंटल किया, वो मूवेबल है, तो क्या मुझे डिसमेंटल करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी मुझे डिसमेंटल करके लेके गया जबरदस्ती, मैं मूवेबल ही रहूंगा, मेरे कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा, तो उसी के बाद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक और वर्ड यूज किया, एन आर्टिकल नॉट लायबल, एन आर्टिकल लायबल टू डिसमेंटल, एक ऐसा आर्टिकल जिसे डिसमेंटल करना जरूरी है, एक्चुअल डिसमेंटल टू प्लेस, इट इज इमूवेबल, बिल्डिंग को आप इमूवेबल कहते हो, कभी सोचे उसके पीछे लॉजिक क्या है, बिल्डिंग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डिसमेंटल करना पड़ेगा, एंड एक्चुअल डिसमेंटल टू प्लेस, इसीलिए उसे करना पड़ा, वो है इमूवेबल, कुछ नया सीखा, मूवेबल इमूवेबल में ऐसी जान हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल में इतनी बड़ी जान हो सकती है, फर्नीचर कुछ से टूटा, एन आर्टिकल नॉट लायबल टू डिसमेंटल, एन आर्टिकल नॉट लायबल टू डिसमेंटल, जिसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप तोड़ के ले जा रहे हो, बिना टूटे नहीं जा सकता, फिर भी आप लेके जा रहे हो, ऐसी चीज तो नहीं है, फिर भी वो मूवेबल है। अब एक एक करके क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, रियल एस्टेट वाले जब कोई लैंड या फ्लैट सेल परचेस करते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं बेटा, नेगेटिव लिस्ट में, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग नेगेटिव लिस्ट में आती है, क्योंकि मूवेबल है, फ्री टैक्स के जो सर्व करते हैं उसका भी फॉर्म चेंज किया है, तो उसके लिए मूवेबल, जैसे नीरज आप वो तो मूवेबल है ना, जैसे पेड़ आपने गन्ने के पेड़ उगाए, आपने गन्ने के पेड़ को काट दिया, तो कैरेक्टर चेंज नहीं, शुगर कैंडी तो था तो शुगर कैंडी, शुगर कैंडी से मूवेबल ही तो है यार, उसमें क्यों दिमाग लगाते हैं नीरज, अरे मैं मजाक क्या बोला, बिल्डिंग का रिपीट कर, रोहन बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिसमेंटल यानी कि तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना रोहन, बिल्डिंग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना रोहन, कहा सर इसलिए तुम उसे तोड़ रहे हो ना, तोड़ना पड़ेगा इसीलिए तोड़ रहे हो ना बेटा, वहां से तोड़ना पड़ेगा इसीलिए तोड़ना, इमूवेबल हो गया, कितनी सिंपल सी बातें हैं, हाँ लाइक फर्नीचर भी डिसमेंटल करना पड़ता है, डिसमेंटल कहाँ करना पड़ता है, जो आज के टाइम में जो फर्नीचर आते हैं, आज के टाइम में
आपके टाइम में, आज के टाइम में जो फर्नीचर आते हैं उनको खोल के डाला जाता है, डिसमेंटल करना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिसमेंटल करना पड़ता है, और जगह पर से आते जोड़ देते हैं, दैट्स ऑल। सर्विस, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विस बोलते हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स, बोला गुड्स को छोड़ के सब कुछ सर्विस, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। एक चीज समझ में, मनी एंड सिक्योरिटीज, ना तो गुड्स है और ना सर्विस है, मनी और सिक्योरिटीज के ऊपर नो जीएसटी। मानते हो? यानी कि इस लाइन का मतलब अब आपके दिमाग में सोचो, जब बैंक में आप जाते हो 5 लाख रुपया जमा करते हो, बैंक से आप 5 लाख रुपया लोन लेते हो, बैंक को ये करते हो वो करते हो, ये मनी का ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। आपने ब्रोकर को फोन किया, 1000 रिलायंस के शेयर खरीद, 500 रिलायंस के शेयर बेच, ये सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे गुड्स भी नहीं और सर्विस भी नहीं। जब गुड्स और सर्विस ही नहीं तो जीएसटी कैसे लगेगा? बट इंक्लूड्स। हाँ, अब ध्यान से देखो, पहले मैं एग्जांपल दे दूं, पहले मैं एग्जांपल दे दूं, बोला हाँ, आप पहले एग्जांपल दे दो। मेरे पास 5 लाख रुपए है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, ओके मनी। मैं बैंक में गया, आईसीआईसी बैंक में गया, आईसीआईसी बैंक में मैंने डिपॉजिट किया, नो प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन इन मनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिचुएशन 1, मैं एसबीआई में गया, ठीक है, 5 लाख रुपए का मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, डिमांड ड्राफ्ट मैंने बनाया 5 लाख रुपए का, तो अगले ने मुझसे कमीशन लिया 500 रुपए, ठीक है सर, 5 लाख रुपए थे, मैंने इसे डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, डॉलर में जैसे कन्वर्ट किया उसने मुझसे कमीशन लिया 5,000 रुपए। बात तो ये है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं है डीडी के 5 लाख पे, पर ये कमीशन पे तो जीएसटी है, ये कमीशन पे तो जीएसटी है। कन्वर्जन, ये फॉर्म में चेंज हो गया, ये फॉर्म चेंज हो गया, कैश से डीडी में बन गया, ये क्या हो गया? इसका तो डिनोम, इसका क्या चेंज हो गया? करेंसी ही चेंज हो गई, करेंसी में चेंजेस आ गया, बोला हाँ सर करेंसी में चेंज आ गया, करेंसी में चेंज आ गया, उसमें जीएसटी नहीं है, पर कमीशन और ब्रोकर एक्स्ट्रा पे। 5 लाख के 2,000 के नोट थे, 2,000 के नोट थे, ठीक है, इस 2,000 के नोट को मैंने क्या किया, 100 के नोट बना लिए, तो इसमें भी कमीशन लिया कन्वर्जन के समय, इसमें डिनोमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन द डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन में चेंज आया, इसके लिए भी कमीशन, उसके ऊपर भी जीएसटी है। ओह, ये है, देखो क्या लिखता है, एग्जांपल देखिए, अब ऊपर में, अब ऊपर में देखो क्या लिखता है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी, मनी को यूज किया आपने दुकान में, और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड ऑन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म मतलब क्या हो गया? मैंने क्या किया, कैश को डीडी में कन्वर्ट कर लिया, करेंसी डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, डिनोमिनेशन 2,000 के नोट को 100 में कन्वर्ट कर लिया, फॉर व्हिच सेपरेट कंसीडरेशन, चार सेपरेट कंसीडरेशन का कमीशन, ब्रोकरेज, कमीशन ब्रोकरेज, तो उस पे तो जीएसटी लगेगा ना दोस्त। मजा आया, मजा आया, मजा आया। अब गलती नहीं करोगे। सर्विस है ना, ये तो सर्विस है। नेक्स्ट, अब इसका शॉर्ट वर्जन भी मैंने दे दिया कि आपको कभी ऐसे पढ़ लेना, वैसे पढ़ने का मन है तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। देखो मूवेबल, फर्नीचर फर्नीचर चला रहे थे ना, फर्नीचर लोग मूवमेंट हो गया, ठीक है। एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है, सोफा फर्नीचर, एंड इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एग्रीड टू रिसीव इट। Anything other than goods and includes use of money, conversion of money by cash by any other mode from one form currency denomination to other form for which a separate consideration is charged. That is called services. हो गई बात खत्म। एक सेकंड, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सर, शेयर्स और सही में जीएसटी नहीं लगता, शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे एसटीटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, शेयर्स पे जीएसटी नहीं लगता है, कमीशन पे लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है। सर वो ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लगेगा, कुछ डिडक्ट करते हैं जब मैं शेयर सेल करता हूँ, क्या ये लगता है वो जीएसटी होता है? नहीं सर, जीएसटी नहीं होता, वो एसटीटी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। वो क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। हाँ, ब्रोकर जो ब्रोकरेज लेता है ना शेयर के, उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी का होता है, ब्रोकरेज पे लगता है, ब्रोकरेज पे। जब डीटी का भी आएगा ना एग्जामिनेशन का लेक्चर, तब तुम्हें सिखाऊंगा लिस्टेड और नॉन लिस्टेड पे क्या ट्रेडिंग पे क्या क्या लगता है। कहाँ बेटा? तो सर से गुड्स क्यों नहीं लिखा? उसमें भी मनी नहीं आता है, तो सर्विस के डेफिनेशन में देखो कहाँ पे गुड्स लिखा है? अरे यहाँ पे एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के कुछ भी, मनी और सिक्योरिटीज तो कहीं नहीं आता, उसको तो ऐसे ही हटा दो बेटा, उसको तो ऐसे ही कर दो। सर आप शेयर परचेस करते हैं? हाँ कभी कभी करते हैं, और वो देखो दो चीजें होंगी, एक बात सुनो, एक बात सुनो, मानो जिंदगी में दो चीजें, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल, ठीक है। कि मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे पीता हूँ, ये मेरे प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट नहीं है। मैं तो सिखा रहा हूँ, जिंदगी जिंदगी सीखो, ये जिंदगी सीखो, ठीक है। ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट नहीं है। जैसे पूरी इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं कि मेरे मेरे घर में कौन है, पूरी इंडस्ट्री में 15 साल से, 15 ईयर्स से, पर ना किसी स्टूडेंट को पता है, ना किसी टीचर को पता है, ना किसी एडुकेटर्स को पता है, क्योंकि आई नेवर डिस्कस एनी पर्सनल लाइफ। इसे तो दो लाइफ होती है, एक होती है पर्सनल और एक होती है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लाइफ में जियो। तो मैं अपने ये सब चीजें, हाँ तो मुझसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर पूछोगे तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ कि
कौन से शेयर में अभी इन्वेस्ट करना है, वो मैं करता हूं। प्रियंका प्रियंका ने पूछा सर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज। अरे प्रियंका मैडम, कौन सी दुनिया से आई हो, उसी के लिए तो इतना कहानी चला, वहीं पे अटक गई हो। जाओ सर उतने के उसी के ऊपर इतना कहानी चला, उसी पे अटक गई हो। हे भगवान, ये कमीशन और ब्रोकरेज तो सेपरेट चार्जेस है। डीडी बनाओगे तो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया लेगा कि नहीं? कहां से लेगा? ब्रोकरेज लेगा कि नहीं? बोलेगा वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। 5 लाख का तो डीडी देगा ही, अलग से तो बोलेगा 500 रुपया ब्रोकरेज दो, 500 रुपया कमीशन दो, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ना प्रियंका मैडम। सर आप अभी मन की बात नहीं करते, और मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। मेरा मंडे से फ्राइडे को जो ना फाइनल का मैच होता है, 15 तारीख को मैच खत्म होगा, और ट्यूसडे से रामबन रहता है, रामबन के बाद 10:30 बजे मैच खत्म होता है, हिम्मत नहीं होती है। मेरा फाइनल का मैच मंडे से फ्राइडे को 15 तारीख को खत्म हो जाएगा। फिर मन की बात होगी ना, फिर तुम लोग के साथ मन की बात होगी। मन की बात नहीं होगी ऐसा है क्या? वो सबसे टॉप सीरीज है टॉक शो की, यूट्यूब पे लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई ऐसी इंटरमीडिएट ग्रुप वन का जो चैनल है, ग्रुप वन का है, उसमें मैं भी आता हूँ। तुम लोग तो उस चैनल में जाकर तो कभी मुझे नहीं देखते हो तुम लोग। मैं भी वहाँ पे उस यूट्यूब के ग्रुप वन चैनल में मैं भी हूँ, मेरी भी क्लास में चल रही है, पर मैंने तुमको कभी नहीं बोला। मैंने कभी तुमको बुलाया है क्या? कभी मैंने बोला यूट्यूब पे आने के लिए? क्यों नहीं बोला? आप प्लस के स्टूडेंट हो, आप प्लस के स्टूडेंट हो, तो आप प्लस में ही आपको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आप क्यों आओगे? हाँ, बहुत कुछ हुआ कि कोई दिन मुझे लगा कि मैं चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ, तो मैंने तुमको बोला चलो रिवीजन पर्पस के लिए आ जाओ। आगे बढ़ो। अब देखो, अब आपके मन में एक और विचार आएगा, सर मनी भी बता देते ना। लो बेटा, तुमको मैं मनी क्यों नहीं बताऊंगा? वैसे तुम्हारी कोई दुश्मनी है कि मैं मनी नहीं बताऊंगा? ये देखो, मनी बता देता हूँ। मेरी तुम्हारी बहुत जोर से दुश्मनी है। एक्शन वर्क है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तो बहुत अच्छे से एक्शन वर्क कर, ये देखो मनी पेज नंबर 74। पैसा 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 पैसा, लूट लो लूट लो लूट लो, सब पे लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। किसी ने एक बात की थी एंटिक की, किसी ने एंटिक की बात की थी। किसने की थी एंटिक की बात? किसने की थी? नीरज ने। नीरज एंटिक की बात की थी ना। चल बेटा, उसमें बताया जवाब नहीं दिया, उसका जवाब कहीं यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, है? इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मनी मनी मींस द इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी। अच्छा, रुपया भी आ गया, चेक भी आ गया, प्रॉमिसरी नोट भी आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ गया, लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ गया, ड्राफ्ट वो भी आ गया, पे ऑर्डर वो भी आ गया, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना इन्होंने लिखा। आप समझ गए? मनी का मतलब जिसका फेस वैल्यू, मनी का मतलब जिसका फेस वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। मनी इंक्लूड कैश, मनी इंक्लूड चेक, मनी इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, मनी इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर। ट्रैवलर चेक का मतलब होता है पारस, जब आप फॉरेन घूमने जाते हो ना, तो यहीं पे आप पैसा दे देते हो, तो यहाँ से चेक मिल जाते हैं, कार्ड मिल जाता है, उसे ट्रैवलर चेक करते हैं, बाहर जाके उसको यूज कर सकते हो। अभी बात करते हो, ठीक से देखना, ध्यान से देखना। Bank of India, when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender another denomination, but shall not include Niraj. ए नीरज, कहाँ है? कहाँ है? ये देखो, ये रहा, shall not include any currency that is held for its numismatic value. numismatic value जिसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई आज मान लो पुराना कोई सिक्का पड़ा हुआ है, पुराना सिक्का पड़ा हुआ है, कोई उसे 2 रुपये में खरीदेगा, कोई उसे 10 लाख में खरीदेगा, कोई 5 लाख में खरीदेगा, कोई 50 रुपये, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, numismatic value है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो मनी नहीं है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यही कुछ करना तो वो मनी नहीं है, वो सिक्का। वो यार सब जाली सिक्का है, अशोक सम्राट अशोक के जमाने का है। और मैं 2 लाख रुपया दूंगा, अच्छा मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, अच्छा मैं 5 रुपये दूंगा, से दूसरे का जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो एंटिक हो गया, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। समझ गए? मनी इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इज कन्वर्जन बाय कैश एनी अदर मोड ऑफ वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन की चार्ज इज सर्विस कमीशन और ब्रोकरेज। वो मनी नहीं आता, वो एंटिक कॉइन मनी में नहीं बेटा, मनी में नहीं आता, वो गुड्स और गुड्स में आ गया। ठीक है? अब इसके बाद अब आपके मन में आएगा, सर एक चीज और पढ़ा देते तो अच्छा होता। मैंने कहा बोल क्या पढ़ाना है? सर ये लीजिए, मनी हो गया तो सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए थी। सिक्योरिटीज व्हाट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्टॉक। स्टॉक मतलब शेयर्स हो गए, शेयर्स खरीदोगे बेचोगे नो जीएसटी, क्योंकि सिक्योरिटीज तो आता ही नहीं है। बॉन्ड, बॉन्ड खरीदा बेचे बॉन्ड पे जीएसटी नहीं है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़े हैं, ठीक है ना? ठीक है। डेरिवेटिव सुना है, हेज फंड सुना है, पुट ऑप्शन, ऑप्शन सुना है, ऑप्शन, ऑप्शन पुट ऑप्शन क्रॉस ऑप्शन, बॉन्ड डिवेंचर आ गया ना बेटा, बॉन्ड डिवेंचर एक ही बॉन्ड और डिवेंचर उसमें है। तो देखो मेरे पास, तो चाहे शेयर्स हो या बॉन्ड हो या डिवेंचर हो या म्यूचुअल फंड हो या पुट हो, ऑप्शंस हो, डेरिवेटिव हो, हेज फंड हो, फ्यूचर्स हो, ये सब सिक्योरिटीज में फॉल करता है। सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब ऊपर देखो, देखो सेक्शन 2H of the Securities Contract Act, security includes shares, scrip, stock, bond,
डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक करता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ ए लाइक नेचर और इन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी। डेरिवेटिव्स भी आता है, यूनिट्स ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड आता है, सिक्योरिटी रिसिप्ट आती है, यूनिट्स ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू द इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम वो भी आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इसी में आता है, सच अदर इंस्ट्रूमेंट आर बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने कहा ये सिक्योरिटीज है तो मानना पड़ेगा, राइट शेयर और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है कि जीएसटी पढ़ने का अपना ही अंदाज है, अपना ही मजा है? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है? लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तो पढ़े कैसे बनोगे? कपड़ा पीना पड़ेगा ना, कपड़ा तो पीना पड़ेगा। कई लोग चिल्ला रहे हैं, कई लोग चिल्ला रहे हैं एक्शनेबल क्लेम। आपने जो आज तक एक्शनेबल क्लेम पढ़ा, ज्ञानी सर का एक्शनेबल क्लेम अलग है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब shall have the same meaning as assigned in section 3 of Transport Property Act 1882। अरे बाप रे, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी एक्ट किसे कहते हैं? टोपा ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक्ट है, ठीक है ना? बहुत बड़ा कैपिटल गेन में भी पढ़ोगे, ठीक है? एनालिसिस सेक्शन 2 रीड शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स। अभी अभी पढ़ के आए गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, बट अंडर जीएसटी एक्शनेबल क्लेम रिलेटिंग टू लॉटरी, betting and gambling only will be regarded as goods। ओह, माने एक्शनेबल क्लेम में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जीएसटी ने एक्शनेबल क्लेम में खाली किसको इंक्लूड करे? लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को। बाकी एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये कहानी है। हाँ, वो तुम समझ जाओ धीरज। देखो, सिंपल वर्ड में अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम, सिंपल वर्ड में अरे पसीने आ जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम जानना है? तुमने मुझे उकसाया, मैं नहीं पढ़ा रहा था एक्शनेबल क्लेम, तुम लोगों ने मुझे उकसाया है। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। एन एक्शनेबल क्लेम मींस ए क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड डेट। अगर सिक्योर्ड होता तो फिर एक्शनेबल थोड़ी होता। सिक्योर्ड होता तो एक्शनेबल थोड़ी होता। अनसिक्योर्ड a claim to any beneficial interest in movable property not in possession of the claimant, the debt or beneficial interest may exist accruing conditional और contingent। आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये जो डेप्ट की बात कर रहा है या किसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उसमें जो मेरा नहीं है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। वो प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, फिर भी मेरा उसमें इंटरेस्ट है। बेनिफिशियल इसे तो बेनिफिशियल है ना। ये जो बेनिफिशियल या डेप्ट है ये एग्जिट भी हो सकता है, आज है, अक्रू हो सकता है, कंडीशनल ये करेंगे तो, कंटीजेंट। बाप रे, ये चार एक वर्ड नहीं, अलग अलग वर्ड है। देखो, तुम्हें जानना था ना, यानी तो सर के पास बोला तुम जहां से खत्म करोगे वहां मैं स्टार्ट करूंगा, ये प्रॉमिस किया था ना तुम लोगों से। देखो, टाइप्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अनसिक्योर्ड मनी डेट, ए डेट इज एन ऑब्लिगेशन, ए डेट इज एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन तो है टू पे ए लिक्विडेटेड और डिफरेंट सम ऑफ मनी। मैंने विशाल को मैंने पैसे देने, मुझे 2 लाख रुपए देना, वही तो डेट है। एक फिक्स लिक्विडेटेड अमाउंट है। सच डेट में भी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कितने सारे वर्ड है? एक वर्ड क्या था? एग्जिस्टेंस। दूसरा वर्ड क्या था? दूसरा वर्ड क्या था? अक्रूइंग। तीसरा वर्ड क्या था? कंडीशनल। चौथा वर्ड क्या था? कंटीजेंट। बोला सर इसका मतलब है, हर का एक मतलब है। एग्जिस्टेंस का मतलब इफ इट इज नाउ ड्यू एंड पेबल फॉलोइंग आर एग्जांपल। ड्यू और पेबल। एग्जिस्ट वाला आ गया, दे आ गया, महीना खत्म हो गया, पैसा दे, पैसा दे, ये एग्जिस्ट कर रहा है। देखो, मिस्टर ए हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट इन ईयर 2000 एंड 50,000 per month। मैंने कहा दो, but from year 2005 he claimed increases in rent due to the market condition and filed a case against Mr. Chen and court decided in year 2017 में कोर्ट ने डिसाइड किया। आपने 2005 में रिक्वेस्ट की टेनेंट से मेरा भाड़ा बढ़ा दो, केस फाइल हुआ। 2017 में केस फाइल हुआ that increase in rent from 2005 will be given totaling amount 10 लाख। बताइए इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स की भाषा में क्या कहते हैं पता है? अक्रू, अक्रू, अरे सॉरी, डायरेक्ट टैक्स की भाषा में अरियर, मुझे चल गया। इसे डायरेक्ट टैक्स की भाषा में क्या कहते हैं? अरियर ऑफ रेंट। जब किसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई इम्पैक्ट होता है उसे अरियर कहते हैं। अब बताओ, पहले तो नहीं था, 2017 के पहले तक तो नहीं था ना, पर अब तो आज एग्जिस्टेंस में आ गया। अब आपकी एग्जिस्टेंस में आ गया, ये क्या बोलते हैं? एक्सेबल क्लेम। टेनेंट का कॉलर पकड़ के अपना पैसा निकालूंगा, एग्जिस्ट है, चल आप दे दे। दिस इज अरियर रेंट एंड हैज बिकम ड्यू, हेंस इट इज इन एग्जिस्टेंस अनसिक्योर्ड डेट। चल दे, इसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, सैलरीज इंक्रीज है, जब भी कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट से चेंज आता है उसे अरियर कहते हैं। यानी सकता है ये वर्ड याद रखना, भूलना मत डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है ना? जब भी कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं? अरियर कहते हैं। आपने जो अरियर आज तक सीखा वो अरियर नहीं है, अरियर इज डिफरेंट थिंग, बट समथिंग चेंज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसलिए अरियर इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। जब ड्यूटी पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे अरियर इज ऑलवेज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। जिस साल मिलेगा उसी साल टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आता है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पुराने जमाने से, पुराने से, अगर कुछ पुराने से पड़ जाए। जैसे यहाँ पे क्या था, आपको 2017 में जो भाड़ा मिला कब से मिला? 2005 से उसने भाड़ा बढ़ाया, पुराने से बढ़ा, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट से बढ़ा, उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। पहले से हो गया। आपकी सैलरी पहले कितनी थी? दूसरा सुनो, तुमने रिलायंस को ज्वाइन किया, 5,000 रुपया सैलरी दी, 1 साल तुमने काम किया, 2 साल काम किया, 2 साल का रिलायंस इन्वेस्टिंग तुमसे खुश हो गए, यार तुम तो बड़ा अच्छा काम करते हो, तुम्हारी सैलरी आज से 15,000 रुपया, बोला 15,000 रुपया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब से तुमने ज्वाइन किया तब से, तो मेरा पहला साल का 10,000 करके 12 में 1 20, दूसरे साल का 10,000 करके 1 20, 240 रुपया तुमको मिलेगा। इसे कहते हैं अरियर, इसी को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अनसिक्योर्ड है, अब तो तुम क्लेम कर सकते हो ना, दो मेरा पैसा दो। ए एम्प्लॉय, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। ठीक। अक्रू, पहला क्या था? एग्जिस्टेंस, आ चुका है, कोर्ट की वर्डिक्ट आके देना पड़ेगा। अक्रू, इट इज द प्रेजेंट डेट
बट पेबल इन द फ्यूचर। नाम से पता चला डेब्ट तो आज का है और देना भविष्य में है। अभी तो अक्रू की बात कर रहा है, अगर हो जाता भी देना होता तो उसके एग्जिस्टेंस में बोलते। मिस्टर जे विल बी पेड सैलरी ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हर महीने की 7 तारीख को आपको सैलरी होगा। अप्रैल की सैलरी आपको मई में जाएगी। दिस इज क्लेम फॉर सैलरी इज फॉर ड्यू इन द फ्यूचर टिल दैट डेट इट इज अक्रू। कहते हैं ना अप्रैल की सैलरी कब दूंगा? 7 मई को। तो अक्रू कब हो गया? कंपनी की नजर में अक्रू कब हो गया? अप्रैल में हो गया। पर पेड कब करना है? मई में। Rent will be paid on 5th of the next month. This claim for rent to fall due in future till that date it is accrued. और जिस दिन 7 तारीख और 5 तारीख हो जाएगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अक्रू या इन एग्जिस्टेंस। जैसे 5 तारीख आएगी 7 तारीख आएगी तब किसमें हो जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तब वो क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस। अब तो दे दे मालिक 5 तारीख आ गई। अरे कैसा वेरी वेरी कंडीशन a debt which will become due only certain condition are fulfilled. सुनो अल्लाह को अगर सीएस के जेब में तो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। कंडीशनल। अगर ऐसा होगा तो देना, नहीं हुआ तो नहीं देना। कंडीशनल। कंटीजेंट नाम से पता चला कुछ फालतू चीजें होने वाली है। A debt which will be paid on certain contingency, certain contingency। जैसे इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर एसएससी की डेथ हो जाए तो इसका पैसे मिलेंगे। An amount due under a policy of insurance, example of conditional contingent। कभी कुछ हो सकता है कंटीजेंट डेट। देखो Mr. A promised to pay Mr. B rupees 10,000। If Mr. B proposed to Mr. P rupees P, Mr. A ने क्या कहा? B को कहा कि भाई तुमको 10,000 दूंगा। B proposed to Miss P within 1 year। B's claim is conditional because it is subject to a condition to be fulfilled। तुम propose करोगे तभी दूंगा। conditional। Mr. A promised to pay Mr. B rupees 10,000। India wins in cricket match। India wins in cricket match। Contingent between India and Australia। Claim is a contingent because it is a subject to the contingency to be fulfilled by him in the future। Claim of insurance on happening of certain event। कैसा लगा? अच्छा सर कंपनी का डाउटफुल डेट है। वो डाउटफुल डेट एक दूसरे कंपनी को ट्रांसफर किया, रिकवरी पर्पस से ट्रांसफर करते हो क्या मनी है? ऐसा होता है पहली बात तो मनी है। दैट इज द मनी। सिंपल मनी ट्रांजैक्शन। 2 घंटे जब एवरेज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आप लोगों को डेफिनेशन बोल के जो वर्ड है वो भी समझ में आया होगा कि डेफिनेशन दी कितनी इनके ऊपर पूरा जीएसटी है। आज ये भी समझ में आया कि नहीं कि इसी पूरे के पूरे डेफिनेशन के ऊपर जीएसटी है, इसी के ऊपर जीएसटी है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विस हो। मैं उम्मीद करूंगा पर जाते जाते की बात बोलूंगा अच्छा लगे तो दिल खोल के चलाओ क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। इस पॉलिटिक्स से बचना है हमें अपने आप में लोगों को छोड़ना है। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। कल अगर नहीं हो सका अच्छी रोहन चेतन सुमन नमन मैं नहीं होगा। पूजा नहीं हुई मैं नहीं